जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है और बातों बातों में ही हम लोग आपके साथ बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके पास नोटबुक है ना? तो आज आपके साथ हम लोग शुरू करेंगे पेपर नंबर 2 सीए इंटरमीडिएट, जिसका नाम है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। बहुत सारे बच्चों के पास हार्ड कॉपी बुक की मिली होगी और बहुत सारे बच्चों के पास आज या कल में मिल जाएगी। दोस्तों, आज तो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है और आज हम लोग आपके सपोर्ट और आपके हेल्प के लिए टेलीग्राम पे जो भी हम लोग पढ़ाने वाले होते हैं, एक पूरे चैप्टर का बिग फॉन्ट में हम लोगों ने नोट्स डाल दिया है। अभी मैंने डाला है टेलीग्राम पे, भी उसको देख लीजिएगा। बट आज अभी 2 घंटे आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ हम लोग को बातचीत करनी, एक दूसरे के साथ बोलना है, बातें करनी है और आगे की बात करना है बेटा। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले, आजिए प्लीज, सबसे पहले ये बताऊं कि जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 2, फर्स्ट पेपर आपका अकाउंट्स था जो कल शुरू हुआ है, और उसके बाद सेकंड पेपर क्या है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, और थर्ड पेपर में आपका कॉस्टिंग है और फोर्थ में टैक्स है। अभी हम लोग फर्स्ट ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। अभी आप लोग बच्चे हैं और अभी तुरंत एग्जाम देकर आए हैं, तभी हम लोग चाहेंगे कि थोड़ी इंजॉयमेंट में हम लोग भी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करें, इंजॉय करा के पढ़ाएं। तो तैयार हैं आप लोग? थोड़ा जोर से बोल दीजिए यस सर। जी दोस्तों, बहुत जमाने हो गए फेस टू फेस आपको देखे हुए, है ना। अभी क्लासेस इंटर की तो वहां चल रही थी, लेकिन हम लोग यहीं पे आपसे मिलने आ गए। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ आज हम लोग शुरू करेंगे। मैं आपको बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स बताऊंगा कि एग्जाम, आपके जो प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं, उसमें कैसे सफलता मिलेगी। जी, कहीं भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बैठिए। आपका ये जो 100 नंबर का पेपर है, आइडियली इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला जो पार्ट है बेटा, जिसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, थोड़ी बहुत फाउंडेशन में आपने पढ़ा था। और हम लोगों ने 11-12 में जब अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया तो उस समय भी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। और कितने लोगों को याद है, जैसे 11-12 में हमारे सर जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ाते थे तो बोलते थे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या फिर वही चीजें सीए इंटर लेवल पे भी पढ़ना है? इफ द टॉपिक इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, तो हमारा समय क्यों खराब किया जा रहा है? दोस्तों, सीए इंटर लेवल पे आपको खाली ये नहीं समझना कि कंपनी क्या होती है, बल्कि आपको इन हैंड मैं प्रैक्टिकल आपको बना के दिखाऊंगा आपके लिए यहीं पे कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी के डायरेक्टर्स को कैसे चेंज करते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सीए बनने के बाद 2 रास्ते हैं खास करके, या तो जॉब का या फिर प्रैक्टिस का। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए अलग तरह की स्किल सेट्स चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे कि भैया मेरी वो बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं। पहला सबसे छोटा वाला क्या था? सोल प्रोप्राइटर। थोड़ी सी आपको बोलना होगा, है ना दोस्तों। सोल प्रोप्राइटर के बाद दूसरा था पार्टनरशिप। थोड़ी और हम लोग इंप्रूव हुए तो पार्टनरशिप के बाद आपके पास, और एलएलपी के बाद क्या है आपके पास? कंपनी है। अब दोस्तों, यहां पे बीइंग अ प्रोफेशनल आपको यह भी सोचना है कि अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको मैक्सिमम सैलरी कहां मिलेगी। क्या सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी, ये सब आपको मैक्सिमम सैलरी नहीं देगा, है ना। तो हमें अगर चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि हमारी भूख तो ज्यादा है, क्योंकि आपने मेहनत ज्यादा किया है बेटा। जितना जो कर्म करता है फल उतना ही मिलेगा। अगर आप मुझे इस बात से सहमत हो तो बताएं, अगर आपने मेहनत ज्यादा किया है तो आपका रिजल्ट भी बेहतर होना चाहिए। अब आप बताएं, आपको कहां जॉब करना चाहिए? नॉर्मली कंपनी में, ताकि यहां पे आपको डाइवर्सिफाइड काम मिलेगा। अब यहां पे कॉर्पोरेट लॉ को हम लोग दूसरे शब्दों में, छोटे शब्दों में किस नाम से भी बोल देते हैं? कंपनी लॉ। ऐसे कॉर्पोरेट और कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज तो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये कंपनी लॉ आपके कोर्स में 60 मार्क्स का है, यानी 100 में से 60% नंबर कहां से आ जाएगा? आपका कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में
आखिर पढ़ना क्या है, इस 60 नंबर के लिए आपको पढ़ना क्या है, इसको जरा नोट भी करते चलिएगा, फिर बाद में समय कम मिलेगा। अपनी कॉपी खोल लें और 2-3 बातें, चूंकि मैं बाद में आया हूं तो ऑलरेडी आप मोटिवेटेड होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से कुछ एक बातें आज की क्लास और आने वाली क्लास के लिए बताता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होते कि अर्ली बर्ड से क्या फायदा है। शायद कल आपकी फर्स्ट क्लास थी और भगवान सर और दुबे सर लोगों ने बताया होगा। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप बताएं, सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट आएगा या रिवीजन भी चाहिए? और रिवीजन उसी बच्चे को मिलेगा, है ना बेटा, जो अभी से शुरू कर रहा है। और अभी मैं आपसे 2 छोटे छोटे प्रॉमिस कर रहा हूं। अभी ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट आने में 1.5 से 2 महीने होता है। दोस्तों, 2 महीने में मैं अपने कोर्स का कम से कम 30 to 40% यानी 40% सिलेबस आपका खत्म कराऊंगा। यानी भले ये अर्ली बर्ड है, लेकिन मैं तो कहता हूं अर्ली बर्ड भी छोड़िए दोस्तों, ये समझिए आपकी सीए इंटर की क्लास है। और सीए इंटर की क्लास में जितनी डेडिकेशन चाहिए वो आपको डे 1 से लेकर आना है। अगर एग्री करते हैं तो यस बोलिए दोस्तों। दोस्तों, यहां पे हमें ऐसा नहीं करना है, ये मैं भी आपके साथ कोई फालतू की बातें या आपके साथ ये नहीं करूंगा। रीजन क्या है कि अगर मैं 2 महीने में आपको अगर उन दूसरे बच्चों से जो रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे, अगर उनकी तुलना में आपका 40% 30% सिलेबस खत्म नहीं कराता हूं, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बेटा ये अनएथिकल है, ये धोखा है आपके साथ, अपने आप के साथ। तो दोस्तों ये मेंटालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति और एक प्रोफेशनल में शायद अंतर बेटा हार्डवेयर का नहीं है। हार्डवेयर तो सबका एक ही जैसा है, मतलब वही हाथ पैर मुंह नाक, जिसको आप हार्डवेयर में कह रहा हूं। फिर डिफरेंस क्या करता है कि कुछ लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं और कुछ लोग सिंपल पर्सन रहते हैं। शायद ये उनकी सॉफ्टवेयर है, उनकी सोचने का तरीका। अभी हमने क्या बोला कि आज से आपकी इंटर की क्लास है। हम कभी नहीं बोलेंगे अर्ली बर्ड आपको, हमारे लिए आप लोग इंटर के बच्चे हैं। और आप भी बताएं दोस्तों, आपको कोई डाउट है इस बात में, है ना? सर अगर डाउट होता तो आप अर्ली बर्ड के लिए हमारे पास आते ही नहीं। सर हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि जो भी रिजल्ट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। और मैं इसीलिए आपको कहा कि इसमें सीरियसनेस का लेवल रेगुलर क्लास से भी ज्यादा रखिए। रीजन ये होगा इससे कि आने वाली जो आपकी जर्नी है वो बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, तो अगर आप नोटबुक रखे हुए हैं तो फटाफट नोटबुक खोलिए। मैं बहुत सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन शुरुआत करते हैं जिसके लिए जो हमें सीए बनाने में मदद करेगा उस पेपर की, और उसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। और यहां से जरा नोट करना साथ साथ करते चलिएगा जैसे आप लोग फाउंडेशन में करते थे दोस्तों, है ना? फिर मैं आपको और छोटी छोटी बातें बताऊंगा। ये कॉर्पोरेट लॉ है और पीछे जो हमारे बच्चे हैं, एक बार नाम बता दीजिए जी। जी नकुल, अच्छा आपके बगल में जो बच्ची है जी, अच्छा नकुल, मुस्कान। चलिए अभी 2 ही नाम काफी है आज की क्लास के लिए। धीरे नाम आप लोग का सबका याद हो जाएगा मुझे। जी दोस्तों, जी बेटा, तो इस 60 मार्क्स में आपको पढ़ना क्या है? जी 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 16 चैप्टर है, लेकिन मैं उसको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं। यहां तक हो गया? अब हम लोग जर्नी शुरू कर दें। यस, लाउडली बोलना सीखिए। यस दोस्तों, 60 मार्क्स में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, मैं आपको अभी ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। यहां पे मेनली आपको पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013। आपने फाउंडेशन लेवल में थोड़ी बहुत इसकी बातें किया है, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूं। यहां पे कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 से लेकर 470 यानी रफली 1 से लेकर 470 का सेक्शन है। और एट सीए इंटर लेवल आपका जो कोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीए इंटर लेवल पे आराम से बेटा नोट करेंगे अभी हम लोग। सीए इंटर लेवल वी हैव टू लर्न, हमें इन 470 सेक्शन में से सिर्फ 148 पढ़ना है। यानी 1 से लेकर कहां तक जी, 1 to 148 वी हैव टू लर्न 148 सेक्शंस। तो बाकी जो सेक्शंस हैं यानी 149 ऑनवर्ड्स, आप लोग बताइए वो कहां पे पढ़ा जाएगा?
सीए फाइनल में। और दोस्तों सीए फाइनल में आप जाएंगे तब तक माइट भी कि कुछ सिलेबस भी चेंज हो जाए, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, बहुत सारी बातें होती रहती है। बट अभी का जो हालात है, एग्जिस्टिंग सिनारियो है, इसमें हमारे पास 148 सेक्शंस हैं, यानी बेटा 1 से लेकर 148 तक के सेक्शंस आपको पढ़ना है। कंपनी लॉ के भीतर आखिर पढ़ना क्या है, कुछ एक चीजें तो आपने पढ़ा है। कंपनी लॉ के भीतर जैसे एक बच्चा हमारा सामने है भाई, और इन्होंने बोला कि रफली 16 छोटे छोटे चैप्टर्स या यूनिट्स है। चैप्टर तो एक ही मानकर चलिए, उसका नाम बताइए क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। अभी आपको थोड़ा सा इंटरेक्ट करना है मेरे साथ, और थोड़ा सा नहीं, रोज दिन इंटरेक्शन आपको बढ़ाना है। कंपनीज एक्ट 2013 में छोटे छोटे मैंने 18-16 यूनिट्स बनाए हैं, लेकिन अभी आप उतने फैक्ट्स एंड फिगर्स को मत रटिए, अभी आप बेसिक चीजें समझते हैं। आपको सबसे पहले सीखना है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। तो आप सबने सुना होगा कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं? नेम को रिजर्व कराते हैं। फाउंडेशन में पढ़ा होगा बेटा, आप लोग बताएं, अगर आप सहमत हो तो हाथ जरूर बोले। क्या फाउंडेशन में कंपनी को बनाने का जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो पहले हम कंपनी का नाम क्या करते हैं? रिजर्व कराते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारे काम और करेंगे, मेमोरेंडम बनाएंगे, आर्टिकल बनाएंगे, और बहुत सारे फॉर्म्स एक्सेट्रा आरओसी को देते हैं। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, ये तो आपने बेस थोड़ा बहुत बनाया है, लेकिन मैं आपको इनकॉर्पोरेशन करके दिखाऊंगा और आपको एक प्रोजेक्ट की तरह दूंगा कि दोस्तों जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, यानी अब आपकी रियल जर्नी शुरू होनी चाहिए। यू कैन चैलेंज योरसेल्फ। आपकी जो थ्योरेटिकल ज्ञान है उसको हमें प्रैक्टिकली चैलेंज करना है, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, और ट्रेनिंग में उन्हीं लोगों की वैल्यू ज्यादा होती है ना, जिन्होंने है ना ऐसे पढ़ाई किया हो कि थ्योरेटिकल के साथ साथ थोड़ा उसका एप्लीकेशन भी सीखा हो। दूसरा हमारे पास है, कंपनी बनने के बाद कंपनी सबसे पहला काम क्या करती होगी? पैसे रेज करती है, यानी बोलिए क्या आपका? रेजिंग ऑफ कैपिटल। कितने लोग बताएंगे? आप लोग इंटरेक्ट करना सीखिए, है ना। रेजिंग ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी कैसे आए, कैसे कैसे आ सकता है कंपनी के लिए बेसिक है। आपके 0 से शुरू हुई है क्लास, बताएं कंपनी कहां से कैपिटल रेज करेगी? शेयर से। अभी बेटा कंपनी कहां से शेयर बेच सकती है? और बोलिए, डिवेंचर्स बेच सकती है। ग्रेट गाइज। तो ये सब चैप्टर्स के नाम है, शेयर, कैपिटल एंड कौन सा? डिवेंचर्स। अंडर कंपनीज एक्ट वी लर्न। और भी सर तरीके हैं, एक आधा और नए नए मास्टर स्ट्रोक मार्केट में आने लगा। आप कहेंगे कि सर डिपॉजिट तो पीएनबी लेती है, बैंकिंग कंपनियां लेती है, वेदर यू आर सेइंग कि टॉपर्स जैसी कंपनियां जो नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस कंपनियां हैं ये भी डिपॉजिट लेती है? दोस्तों जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप समझिए जैसे टॉपर जैसी कंपनियां भी अपने मेंबर से थोड़े बहुत पैसे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिपॉजिट्स के रूप में एक्सेप्ट कर सकती है। तो एक शेयर और दूसरा हमारे पास डिबेंचर्स है, डिपॉजिट्स है, और भी तरीके आप बोल सकते हैं, बोरोइंग्स कह सकते हैं, लोन्स कह सकते हैं, जो सीए फाइनल एक्सेट्रा में पढ़ना है। दोस्तों कंपनी के पास पैसे भी आ गए, अब कंपनी बिजनेस शुरू करेगी दोस्तों, तो सेल परचेज करेगी, तो उसके लिए वो क्या तैयार करेगी? अपना अकाउंट्स। क्या तैयार करेगी दोस्तों? किसकी? अकाउंट्स तो सबका बनता है। आपके पापा मान लीजिए कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं सोल प्रोप्राइटर में, तो क्या पापा की अकाउंट्स नहीं बनती है? या पापा की भी अकाउंट्स बनेगी? पापा की भी अकाउंट्स बनती है, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट्स बनती है। तो हम लोग भी किसकी अकाउंट्स की बात करेंगे? अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की। दोस्तों ऐसे आप सोच के चलिएगा कि ये आपका ट्रायल और है ना बेटा अर्ली की तरह ना, बल्कि एक स्ट्रिक्ट क्लास की तरह है, जहां पे हर दिन 2 घंटे की इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये बेटा हमें अगले समय में जब हम लोग का रिजल्ट आएगा और हम लोग रेगुलर बैचेज में होंगे तो हमारा 4 घंटे 5 घंटे बचाए या 2 घंटा कम से कम हमें एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए मिले। तो अकाउंट्स हो गया। दोस्तों आपने अकाउंट्स मैनेजमेंट बनाती है, एक बार रिपीट कर दीजिए, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
BOD का मतलब क्या हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप सब लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, नहीं भी है तो हम बताएंगे सर। आप सबको पता है कि कंपनी में जो ऑनर होता है, जी दोस्तों, कंपनी में जो ऑनर होता है वही लोग आपस में से किसी एक को, दो को, चार को, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी उसके हिसाब से कौन से पोस्ट दे देता है उनको? डायरेक्टर्स को, जो कंपनी का ब्रेन कहलाता है, कंपनी के फैसले लेते हैं। दोस्तों अकाउंट्स बना तो दिया है ना BOD ने, लेकिन उसको सर, उसको सर्टिफाई कौन करेगा कि ये ट्रू एंड फेयर है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब वी पीपल। एक बार जोर से बोलिए, कौन सर्टिफाई करेगा? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? थोड़े सर, हम ही लोग तो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमसे अलग थोड़े, हमने पहले ही मान लिया। अब आप मुझे बताएं, ऑडिट एंड ऑडिटर एक टॉपिक आएगा आपके कोर्स में। अब मुझे बताएं, ऑडिट एंड ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर आएगा और क्या करेगा? ऑडिट किसका? ओहो, क्या बात है, थोड़ी और बेसिक से समझते हैं। ऑडिटर आएगा और क्या करेगा? ऑडिट करेगा किसका? अकाउंट्स का। अकाउंट्स बनाने की क्यों नौबत आई? क्योंकि कंपनी ने बिजनेस किया है। बिजनेस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कैपिटल। पहले कंपनी के पास कैपिटल आता है या पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे? पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये सब नोट्स में नहीं मिलेगा, और हम लोग बेटा बुक्स से नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। बुक्स जरूर हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग बेटा आपसे ही यहाँ पे क्लास में लाइव आपके साथ सब कुछ शेयर कर दूंगा, और आपको याद भी नहीं कुछ करना। जी बेटा, यहाँ पे हाँ बेटा, सही से बैठे हैं आप। ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अच्छा दोस्त, अभी क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेकिंग हो गई। अब कंपनी चाहे तो मैं बोल रहा हूं, है ना, क्या बांट सकती है? डिविडेंड। सर डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो कौन नाराज हो जाएगा? शेयर होल्डर्स। ये तो वही बात हो गई कि हमने 2 घंटे भजन किया, बोलिए बेटा, है ना, 2 घंटे भजन किया और उसके बाद बोले जाओ बे नलायक, क्या कर रहा है? 2 घंटे भजन इसीलिए तो किया था कि कुछ थोड़ा बहुत क्या मिल जाए? प्रसाद भी मिल जाए। सिमरन बेटा जी, यहां पे बड़ा अच्छा लगता है, यहां पे नाम नहीं याद करना पड़ता, पूरे नाम डिस्प्ले होते हैं, बच्चे भी खुश, अरे सर हमारे नाम भी याद हो गए आपको। डिविडेंड एंड इट्स पेमेंट। ऐसे तो कंपनी लॉ के भीतर और भी चीजें हैं। कंपनी में डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होता है, कंपनी बंद कैसे करते हैं, लेकिन अपने कोर्स में जो एक तरह से लास्ट टॉपिक होता है वो बोलिए बेटा कहां तक होता है? डिविडेंड एंड कौन सा? पेमेंट की। दोस्त आप भी नोटबुक कैरी कर रहे हैं सरदार जी, तो यू कैन ऑल्सो राइट। दोस्तों अभी ये इंट्रोडक्टरी अभी क्लास है और अभी हम लोग सिलेबस ही डिस्कस कर रहे थे। कॉर्पोरेट लॉ वाले पार्ट में अब आपको एक बार मेरे साथ चिल्ला के बोलना है। बताएं हमारा जो लॉ है कितने मार्क्स का है? नहीं, लॉ अगर लॉ कहे तो 100। लॉ के कितने पार्ट्स हो गए? 2। फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट 2013 एंड हाउ मेनी सेक्शंस? 12470, but out of 470 sections we have to learn 148. अब राजीव सर ने कहानी जैसा कुछ बताया, मैंने अपनी बारे में इसलिए परिचय नहीं दिया, इवन आपसे नहीं पूछा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोस्तों इंसान की पहचान उसका नाम नहीं होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? काम। और दोस्तों काम ही सबको दुनिया में प्यारा है दोस्तों, इसलिए वर्क कीजिए। हम लोग बाद में अपने बारे में बात करते हैं, पहले हम लोग जो अपना स्टार है उसके बारे में बात कर लें। दोस्तों आज हम लोग कॉर्पोरेट लॉ पार्ट को अभी शुरू नहीं करेंगे, इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिए तो हमारे सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है, किसका नाम है उसका? अदर लॉ। सर यहाँ पे एस लगा दीजिए, अदर लॉज हो जाएगा, है ना, अदर लॉज। सर एक कंपनी के ऊपर सब लोग बताएंगे, एक कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लाई होता है। सपोज टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर काजल बेटा कौन कौन सा लॉ अप्लाई होता होगा? कंपनीज एक्ट। थोड़ा सा कॉर्पोरेट को थोड़ा और सिंपल करिए, क्या बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। इन टॉपर्स जीएसटी आपसे सर्विसेज देती है तो उस पर कुछ जीएसटी वीएसटी कलेक्ट करती होगी, नहीं भी करती है तो इंक्लूसिव मान लिया जाता है, और उस पर टॉपर्स वाले जीएसटी भी संभवतः भरते होंगे। संभवतः बोला मैंने, बोलो ना हाँ। दूसरा बोलो, सेकंड पॉइंट, टॉपर्स वाले फिर इनकम टैक्स भी जमा करते हैं हम लोग टॉपर्स में। टॉपर्स में अगर 20 से ज्यादा इंप्लॉई हैं तो लेबर लॉ में पीएफ प्रोविडेंट फंड जैसे बहुत सारे ईएसआई इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस जैसे अलग अलग लॉ अप्लाई होता है। यानी इसका मतलब है अगर किसी कंपनी को आप अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम कंपनी लॉ यू आर ऑल्सो सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ
अदर लॉस। एक बार आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, तब मजा आता। एक बार फिर से बताएं, whether a company is regulated by only Companies Act 2013 or there are some other law, and can we have the examples of some other law? Income Tax Act, GST, फॉरेन एक्सचेंज, अगर मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो फेमा एक्सेट्रा जैसे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों टॉपर्स ने मुझे हायर किया होगा, या टॉपर्स में आप लोग फी जमा कराते हैं, टॉपर्स आपको एक पर्ची टाइप का इस तरह का कुछ काट के देता है, तो आप लोग अभी पढ़ के तो आए। दैट इज कॉल्ड, आपके और टॉपर्स के बीच में क्या बन गया? कंट्रैक्ट बन गया। यस या नो, है ना? दैट इज कॉल्ड, बोलिए, पार्ट्स ऑफ अदर लॉ। तो इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि सीए इंटर में हमें कंपनी के एंगल से ही सब कुछ पढ़ना है, बट हमें ये सारे लॉ पढ़ लेने हैं जो कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें हम लोग बेटा बोनस एक्ट, वेजेस एक्ट भी पढ़ाते थे। सिलेबस चेंज होते रहता है। अदर लॉ, या इसको हम लोग पार्ट बी कहते हैं। जी सैला जी, आप यहां से नोट करें, और साथ साथ जो छूट गया है ये इंट्रोडक्टरी है, मैं अभी फिर से आपको बता दूंगा। अदर लॉ, क्या नाम है दोस्त आपका? हरप्रीत, प्रिंस, अच्छा बेटा। हाँ, मैं तो कुछ ज्यादा ही, है ना? हाँ, वो कोई हो सकता है बेटा, दूसरे बैच के बच्चे का नाम याद आ गया। अदर लॉस, अदर लॉस में आपको 40 मार्क्स में 4 चैप्टर पढ़ना है। एक दोस्त ने अभी बोला कंपनी लॉ में 16 यूनिट पढ़ के 60 नंबर, है ना बेटा? और इधर कितने? 4 पढ़ के 40। बहुत नाइंसाफी है, नहीं? बताइए, आप बताएं, अगर जब आपको बुक मिलेगी, यहां तो टॉपर्स की कंसोलिडेटेड बुक है, एक ही में कॉर्पोरेट और अदर है, लेकिन जो वहां से बुक मिलेगी आईसीआई वाली, उसमें अदर लॉ 1/4 है और 3/4 में खाली क्या है? कॉर्पोरेट या कंपनी लॉ है। और दोस्तों 40 में से, आइए दोस्तों आपके साथ, चूंकि बेटा काम तो करने से होगा, और यहां पे फर्स्ट चैप्टर जो आपके कोर्स का है, जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं, आज तो मैं आपसे आपका टेस्ट एग्जाम कैसा हुआ है फाउंडेशन का, उसकी मैं अभी आपसे टेस्ट भी ले लूंगा, आपसे पूछ के। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलिए कौन सा? 1872। दोस्तों ये आता है 15 नंबर का 40 में से, मतलब यही मेन चैप्टर हो गया इस तरह से देखा जाए तो अदर लॉ। इसके भीतर क्या पढ़ना है आज हम लोग यही शुरू करेंगे आपके साथ, लेकिन अभी लेट द, है ना, क्लास डेवलप एट इट्स ओन स्पेस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपने पढ़ा होगा कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट और कौन सा होता है? स्पेशल। And we have studied from section 1 to section 75. Quasi contract was the last topic of contract act. दोस्तों यहां पे हमें जो पढ़ना है, only we have to learn a special contract, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास 3 अलग अलग यूनिट्स हैं, 3 छोटे छोटे यूनिट्स हैं। फटाफट देखते चलेंगे। यहां पे सिर्फ नाम अभी लिखे, आज हम लोग यही शुरू करेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आप लोगों ने पार्टनरशिप, आज चूंकि मैंने कहा था कि ये क्लास आपकी है और आज तो आप ही को जवाब देना है। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, तो राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर कुछ याद है? आइए तो हम जानते हैं बेटा, एक अच्छा टीचर कौन है जो आपकी पुरानी नॉलेज को इंटीग्रेट करा दे, किसके साथ? नए के साथ। सर अब नया तो हर बार नहीं आएगा ना, पुराने को इंटीग्रेट करना है। कितने भाई बहनों को याद है राइट्स ऑफ पार्टनर्स और दूसरा था ड्यूटीज ऑफ पार्टनर? तो ड्यूटी ऑफ पार्टनर में आपके सर ने पढ़ाया होगा, चाहे आप जहां भी पढ़े हैं या खुद से पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी किए, डजंट मैटर, मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। तो हम लोगों ने सीखा होगा कि अगर किसी पार्टनर के बिहेवियर से फॉर्म को लॉस होता है तो फॉर्म को कंपनसेट करता है। ड्यूटी टू कुछ याद करिएगा, ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू इंडेमनीफाई। पार्टनर की ड्यूटी है कि वो इंडेमनीफाई करेगा। क्या मतलब होता था इंडेमनीफाई? मतलब टू कंपनसेट, लेकिन वहां पे सिर्फ पार्टनरशिप था। आज बेटा हम लोग यहीं से शुरू करेंगे आपकी जर्नी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, बोलिए कौन सा? गारंटी। गारंटी क्या है आज सीखेंगे। आप मुझे बताएं गारंटी के भीतर क्या होता होगा?
जी, गारंटी के भीतर हमारे पास यह समझना होता है जी बेटा कि गारंटी कैसे काम करता है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। यूनिट नंबर 1 क्या हो गया, जाने दीजिए, सीधे लोग हैं बेटा, है ना। पांडे जी बहुत सीधे आदमी हैं, उनको तो आप लोग जानते होंगे पांडे जी को। अच्छा, टॉपर्स इसमें हमारे भाई बहन कितने हैं? और बाहर से मतलब आउटसाइड टॉपर्स, जिन्होंने टॉपर्स, अरे नहीं, अच्छा 5-7-10 बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो फाउंडेशन में हम लोगों के साथ नहीं जुड़े थे। सर अब आप सबका टॉपर है ना, टॉपर आपका है दोस्तों। जी दोस्तों, अभी ये ऐसे खाली भी सिलेबस डिस्कस चल रहा था। यूनिट 2 लिख लें, बेलमेंट एंड प्लेस बेटा, लेकिन मैं चाह रहा था कि सिलेबस डिस्कशन में ही, चलो एक बार अभी पूछता हूं, तब मुझे पता चलेगा आप लोग मेरी बात को कितना सुने। सब लोग बताएं, जो बच्चे लेट से हैं वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो रेगुलर में बताएंगे। कॉर्पोरेट लॉ में सबसे लास्ट चैप्टर का नाम, डिविडेंड से पहले, बिना देखे बताना, ऑडिट से पहले, उससे पहले, मतलब पैसे चाहिए, पैसे से ही बिजनेस हुआ, और उससे पहले। क्या बात है यार, तुम रोबोट हो बिल्कुल, हैं पूरा, मतलब पहली क्लास से वाह बोर्ड से देखे, अरे ये ईमानदार बच्चा है। चलिए दोस्त, लेकिन मेरा इरादा नहीं था कि आप बोर्ड पे देखें। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 15 नंबर का है, तो यूनिट भी ज्यादा है इसके भीतर। यूनिट 3 एजेंसी है। अभी मैं इसके बारे में अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग इसी पे शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो अदर लॉ का जो दूसरा चैप्टर है, इसकी जानकारी दे दिया जाए। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। दोस्तों, इस चैप्टर के भीतर आपने, फिर मैं आपको फाउंडेशन की कुछ बातें याद कराता हूं। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा जैसे चैप्टर पढ़े होंगे। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल की ड्रॉवर के पास जब बिल एक्सेप्ट होके आता है तो ड्रॉवर उस बिल का क्या क्या कर सकता है, तो आप बोलते थे मैच्योरिटी डेट तक अपने पास होल्ड कर सकता है, बैंक में जाकर डिस्काउंट करा सकता, याद है क्या? तो आपने उसकी अकाउंटिंग तो सीखा, अब हमें अकाउंटिंग नहीं, उसके लीगल बेस। दोस्तों आप मुझे बताएं, आप किसी बड़ी कंपनी में बेटा फाइनेंस ऑफिसर है, सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और वहां पे वो कंपनी उधार बेचती है। बिना उधारी तो बेटा आज के डेट में बिजनेस कर पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, है ना। तो हम लोग क्रेडिट पे सामान बेचते हैं। बायर जब गुड्स खरीदने आता है क्रेडिट पे, तो बड़ा शान से आपके मतलब बोलते हैं ना, चेक आपको लहरा के जाता कि ये लो चेक, है ना, देख लो, इससे हम तुम्हारे को 10 दिन के बाद पेमेंट रियलाइज हो जाएगा। लेकिन 10 दिन बाद पता चलता है, जब जो सेलर है अपने खाते में उस चेक को क्लियरेंस के लिए डालता है, तो चेक क्लियर होता है या बाउंस हो जाता। बाउंस होने का मतलब है कि उस चेक को और मतलब ऑनर हुआ या डिसऑनर हुआ। सर यहां तक तो आपको भी पता था, लेकिन मैं बताता हूं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या आना चाहिए। सर नेगोशिएबल के भीतर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है ना, बहुत सारे चैप्टर्स सेक्शंस हैं, लेकिन इसका एक सेक्शन 138 है जिसका नाम है, ये देखिएगा क्या नाम लिख रहा है टीचर, बाउंसिंग ऑफ चेक एंड पेनाल्टी। दोस्तों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ये नहीं था अकाउंटिंग करना, बल्कि लोगों को भी डरा देना कि अगर चेक बाउंस हो जाए तो जो भी ड्रॉवर ऑफ चेक है, जिसने चेक दिया है, उस बंदे को 2 साल की जेल, और जितने का चेक है उसका ट्वाइस यानी डबल पेनल्टी या दोनों भी लग सकता है। एक बार बताएं, आइंदा आपको, जैसे अभी तो आने में बहुत समय लगे, 4 महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आज की क्लास में मुझे बताएं, चेक अगर बाउंस हो जाता है तो एक मतलब जो भी पेई है, जो भी जिसको चेक दिया गया था, जो भी होल्डर है चेक का, वो किस सेक्शन में ड्रॉवर के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है? 138। दोस्तों 138 का एक प्रोसेस है,
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा लॉयर से थोड़ा भी कम नहीं है। हो सकता है मतलब बहुत सारे लॉ हम लोग उनकी इतना नहीं पढ़ते, लेकिन जितने भी कॉमर्शियल लॉज हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 138 में ये कहा गया, जरा एक बार पेनाल्टी बताइए। मैंने अभी बोला था पेनाल्टी क्या था, 2 साल की जेल और कितने लाख। अब बताइए, ये उन बच्चों को भी याद नहीं होता जिनका नवंबर में एग्जाम है कि 138 की पेनल्टी क्या है। सर इस चेक के भी, इस इंस्ट्रूमेंट के भीतर, इस चैप्टर के भीतर क्या मैं कंपनी बनाना सिखाऊंगा या चेक की लीगल प्रोविजन, बिल ऑफ एक्सचेंज की लीगल प्रोविजन, और इसी तरह से एक और होता है प्रोमिजरी नोट, पीएन उसको हम लोग बोलते हैं। पीएन का फुल फॉर्म क्या हो गया, प्रोमिजरी। तो दोस्तों इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है आपका, इसकी वेटेज ले लीजिएगा बेटा। 15 नंबर का चैप्टर था आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये सर 7 से 8 नंबर का चैप्टर है, ये भी ठीक है, इसमें कोई यूनिट्स नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में यूनिट्स निकल गए, ये सिंपल चैप्टर है बेटा। नेगोशिएबल तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है बेटा, थर्ड जो चैप्टर हमारे पास होता है उसका नाम है, अलग अलग है, एक छोटा सा चैप्टर है द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये आपका कोर्स का एक बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है। सर इस चैप्टर की तारीफ में 2-3 बातें पहले बताऊं, ये चैप्टर है क्या। बेटा आप लोग लॉ में सबसे ज्यादा आपके साथ जो चैलेंज आता है, सेक्शन कैसे याद करें, और मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं जी सेक्शन याद नहीं होता। सर आपके लिए एक गिफ्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसको छोटे में बोलते हैं हम लोग IUOS। जरा एक बार बोलिए तो, एंड द फुल फॉर्म नहीं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट्स, उसको भी हम लोग करते हैं। लेकिन अभी पहले मुझे ये बताओ, IUOS के भीतर पहली पॉजिटिव बातें बताता हूं। ये चैप्टर है जो सेक्शन फ्री है, यानी नो सेक्शन, नो एक्ट। फिर बोले सर ये तो है क्या। दोस्तों बेसिकली ये चैप्टर एक तरह से कंपाइलेशन है कोर्ट के जजमेंट का। कोर्ट ने लॉ को कैसे पढ़े, हाउ टू रीड लॉ, हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ लॉ एज डिजायर्ड बाय द पर्सन हु हैज ड्राफ्टेड द लॉ। जिसने लॉ बनाया, यानी लॉ बनाने वाले को आप पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़े थोड़े अपने वर्ड्स पे काम करना सीखें, क्योंकि एक प्रोफेशनल के पहचान उसकी हार्डवेयर नहीं, उसकी सॉफ्टवेयर है, यानी उसकी सोच है। मुझे बताएं, लॉ बनाने वाले को पार्लियामेंट ना बोले, क्या बोला जाए, लेजिस्लेटर। एक बार रिपीट करते तो अच्छा लगता है। लेजिस्लेटर इज अ पर्सन या अथॉरिटी हु लेजिस्लेट द लॉ, इनेक्ट द लॉ, मेक्स द लॉ। भारत में लॉ कैसे बनता है ये सब मैं आपको बता दूंगा, और बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता है लॉ कैसे बनता है। पहले लॉ नहीं बनता, हम लोग रिएक्टिव पीपल है इंडिया में। पहले हमारे यहाँ लॉ बनता है या पहले प्रॉब्लम्स आती, प्रॉब्लम्स आती है, फिर हम उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए है ना कमिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कमिटी। और कमिटी में एक्सपर्ट लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए कुछ सजेशंस देता है। सजेशंस के बाद लॉ ड्राफ्ट किया जाता है, ड्राफ्ट के बाद उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव कराया जाता है, और अंत में आपको भी पता है किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। फिर वहां से वो नोटिफाई होता है, और जब नोटिफाई होता है तो जाकर वो व्यवहारिक रूप से, यानी प्रैक्टिकल रूप से क्या बन जाता है, लॉ। तो अभी हम लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, आप लोग उन चीजों से आगे बढ़िए। सर यहां पे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ना, इस चैप्टर में पढ़ना है कि लॉ को पढ़े कैसे, हाउ टू, आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए मेरे व्यूज को, लॉ को पढ़े कैसे, हाउ टू रीड लॉ। सर रीड लॉ बताए, मुझे लगता है आपको भी, मुझे तो लगता है इस चैप्टर को इंटर के बजाय, आप लोग सहमत हो जरूर बताइएगा, फाउंडेशन में भी डाल देना चाहिए, ताकि अगर बच्चे को यही बता दी जाए कि पढ़ते कैसे हैं, तो शायद उनकी जर्नी क्या डिफिकल्ट होगी या स्मूथ हो जाए, स्मूथ। सर पहले ये सीए फाइनल में था, अब ये सीए फाइनल से डिमोट होकर कहां आ गया, इंटर में। और राजीव सर कह रहे हैं इंटर नहीं, कहां होना चाहिए, फाउंडेशन। आप मुझे बताइए, क्या इस चैप्टर में मैं कंपनी बनाना, चेक काटना, बिल बनाना, प्रोमिजरी नोट बनाना सिखाऊंगा, या कुछ प्रिंसिपल्स,
कुछ सिद्धांत बताऊंगा, कुछ अप्रोचेस बताऊंगा जिसको आप फॉलो करते हैं तो लॉ जो आपको डिफिकल्ट लगता है या लॉ को पढ़ने में जो दिक्कत आती है, शब्दों को, फ्रेजेस को, प्रोवर्ब्स को, वो अच्छे से समझा जा सकता है। इसके भीतर 8 छोटे छोटे रूल्स है, मात्र 8 हल्के हल्के रूल्स हैं जो बताता है कि लॉ के शब्दों को कैसे पढ़ा जाए। कोई टीचर बोलता है कि लॉ को लॉ से ही पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं लॉ का एक इंटेंशन पकड़ के चलो। क्या पकड़ के चलो बेटा? इंटेंशन। कुछ लोग बोलते हैं वर्ड्स पे ज्यादा फोकस दो। कहोगे सर ये सब चीजें हमारे कोर्स में है ना? बिल्कुल बेटा, ये 6 नंबर का है बेटा, ये 6 से 7 नंबर का ये मैक्सिमम आता है चैप्टर। लेकिन सर ये चैप्टर है क्या? सर आप सबको बोलना है इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्टिट्यूट्स, हाउ टू रीड लॉ। थोड़ा बेटा रीड के बदले और अच्छा से बोलिए जी, स्टडी लॉ, अंडरस्टैंड लॉ, है ना? और क्या हम अपने एंगल से लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे या लॉ मेकर के एंगल से? लॉ मेकर, हाउ टू अंडरस्टैंड लॉ। ग्रेट गाइज, तो ये तो छोटी सी बात थी कि लॉ को समझते कैसे हैं। और आखिरी रह गया एक छोटा सा चैप्टर। आपने वो कहावत सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका, हाँ जनरल लॉ, नहीं वो प्रोवर्ब है ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, वाहे गुरु होता है, खुदा होता है, भगवान होता है, जिसमें आपका विश्वास होता है, जिसमें आप जो भी अलमाइटी है। सर ध्यान दें, ये जो लास्ट चैप्टर है इसका नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। यस, जीसीए। और ये जो लॉ हमारा है जीसीए, इसके भीतर आपको 2 चीजें समझना है, अच्छे से समझिएगा बेटा। आपने एक डिक्शनरी, जैसे हम लोग के घर में छोटा मोटा एक इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी के क्या फायदे हैं मेरे बच्चे, एक बार बताएंगे? कोई जो वर्ड्स है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं उसको हम लोग कहां से रेफर कर सकते हैं? डिक्शनरी से। सर आपको लगता नहीं कि लॉ का भी एक छोटा मोटा क्या होना चाहिए? डिक्शनरी होना चाहिए अपने हर, जैसे बेटा मैंने कितनी बार देखा हर सब्जेक्ट का डिक्शनरी है। लेकिन दोस्तों आज से आपकी ये समस्या भी खत्म। करीबन ये बहुत पुराना एक्ट है बेटा, 1897 का एक्ट है, और करीबन 60-70 शब्दों को इस एक्ट के भीतर डिफाइन किया गया है ताकि उस शब्द को बार बार दूसरे जगह डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। आपने एफिडेविट का नाम सुना क्या? एफिडेविट बहुत बार आप लोगों ने संभवतः जरूरत पड़ी होगी या आगे पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति ये क्लेम करना चाहता है कि वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से है, उसको कॉलेज में कोटा में एडमिशन लेना, कोटा मतलब कुछ रिजर्वेशन पे चाहिए, या आप कहते हैं कि जी हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, या कोई कहता है हम स्पोर्ट्स कोटा में अच्छा किए, हमको कॉलेज में रिजर्वेशन चाहिए, तो बहुत बार उनको कॉलेज वाले बोलते हैं कि इसको ना स्टाम्प पेपर पे और नोटरी करा के ले आओ, एंड दैट इज टेक्निकली नोन एज अ क्या? एफिडेविट। बेटा आप लोग जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि जज के सामने कोई खड़ा होता है, कोई भी व्यक्ति जब कटघरे में खड़ा होता है तो उसके सामने कुछ किताब टाइप की लाई जाती है कि मैं गीता पे हाथ रखकर, बोलिए ना, हाँ या ना, कसम खाता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, बोलते हैं ना। अब उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में, ये देखिए थोड़े टफ हो जाएंगे, क्या बोलते हैं? ओथ। अब कहेंगे सर ओथ, एफिडेविट, आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, आप सबने गुड्स की परिभाषा तो पढ़ी, बताएं गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं था। सर ने बताया हम लोगों को कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज डिफाइंड बाय या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज रेगुलेटेड बाय टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन मैं आपको जानकर आपको मतलब बुरा लगेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर, बोलिए कौन सा? जीसीए। बताइए क्या ये चैप्टर हमें कंपनी बनाना सिखाएगा? चेक कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्रॉसिंग करते हैं, अकाउंट पेइंग कैसे करते हैं, स्टॉप चेक कैसे करेंगे, ये सब पढ़ाएगा, या कुछ लीगल टर्म्स को डिफाइन करे? और बताएं बेटा, कहा जाता है कि जनरली जितने भी वकील होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनके बैग में और कोई एक्ट हो या ना हो,
लेकिन वो लोग क्या पता उनकी क्या मतलब मेंटालिटी है, दे जस्ट कैरी द, बोलिए कौन सा, जीसीए। क्योंकि जीसीए में जो टर्म्स यूज होते हैं वो इतने कॉमन है कि उनको दूसरे सेंट्रल एक्ट में दोबारा तिबारा नहीं लिखा जाता। इवन जैसे आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे एंड सम टाइम टीचर इज रेफरिंग द वर्ड, बोलिए क्या, एफिडेविट, एंड यू आर आस्किंग, समबडी इज आस्किंग सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिडेविट, तो टीचर तो ऐसे समझा देता बेटा लिखित होता है। लेकिन दोस्तों आज से ये बोलिएगा सर, आप कह सकते हैं टीचर को कि सर अगर एफिडेविट इज नॉट डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 तो दोस्तों हम होपलेस हो जाएं, हेल्पलेस हो जाए या मदद के लिए जीसीए में जाए। कहा जाता है सर जीसीए इज द एक्ट्स ऑफ एक्ट। मैंने एक बार रिपीट करना है आपको, एक्ट्स ऑफ एक्ट। जैसे होता है राजाओं का राजा बादशाह, उसी तरह से हाँ गॉड एक्ट है, गॉड फादर जैसे आप कहते होंगे। बता दें एक बार, एक्ट्स ऑफ एक्ट का क्या मतलब है। कोई भी सेंट्रल एक्ट आप पढ़ेंगे, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, पीएफ एक्ट, और कोई शब्द में आपको दिक्कत हो रही है और आपको कोई वो एक्ट, रेलिवेंट एक्ट के भीतर उस शब्द का डिफिनेशन नहीं मिल रहा है तो आप चले जाइए, कहां चले जाइए, जीसीए। एक बार बता दो, बचे हुए नंबर हमारे 15 और 8, 23 और 6 कितने हो गए भाई, रफली 10-11 नंबर ये भी दे जाएगा। कौन बेटा, जीसीए। एक बात बताओ, इसके भीतर क्या पढ़ना है आपको, कुछ कौन से शब्द, लीगल टर्म्स। कैसे लीगल टर्म्स, क्या दोस्तों आप लोग जैसे इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो क्या इनकम टैक्स एक्ट के भीतर अगर इनकम की परिभाषा नहीं है तो दोस्तों हो सकता है आपको कहां आना पड़ जाए, जीसीए। लेकिन अगर इनकम टैक्स एक्ट में ही इनकम की परिभाषा दे दी गई है तो आपको जीसीए में आने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग मिसिंग एक्ट भी कहते हैं। बताइए बेटा मिसिंग का मतलब क्या, इसमें कुछ मिस है या दूसरे एक्ट में मिस है, और उसकी मिसिंग या उसकी वीकनेस को, बेटा उसकी वीकनेस को ये चैप्टर हमारा कंप्लीट करता है। लीगल टर्म्स और बताएं लीगल प्रिंसिपल्स। कहोगे सर ये क्या होता है लीगल टर्म्स और लीगल प्रिंसिपल्स। दोस्तों एक छोटा सा शुरू करने से पहले और बात करने से पहले मैं बताइए, हाँ बेटा हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं, अब जैसे मैंने आपको बोला बेटा, मैंने बेटी नहीं बोला, अब आपको थोड़ा सा इसको सीखना है। कहेंगे सर ये सब इसमें पढ़ना है, आप में से कुछ बच्चों के पास बुक है ना, सेक्शन 13 है, अभी आप मत खोलिए है ना, क्योंकि सब लोग इक्वल नहीं है अभी अपनी इस क्लास में, क्योंकि सबके पास बुक नहीं है, आपको मेरे पे विश्वास रखना है। एक सेक्शन 13 है दोस्तों, किस एक्ट का, जीसीए का। वो कहता है कि अगर किसी, आपको बेटा बोलना है सभी बच्चों को, मैं पहले बोल दूंगा हिंदी में और आपको ट्रांसलेट करना उसको इंग्लिश में फटाफट। अगर किसी सेंट्रल एक्ट के भीतर, बोलना जरा एक बार, सेंट्रल एक्ट का एक बार मतलब बताओ। एक्ट दो तरह के हो सकते हैं, कुछ एक्ट पूरे भारत में अप्लाई होती है, बोलो ना, और कुछ एक्ट, इनकम टैक्स कैसा है, थैंक यू बेटा, और कॉर्पोरेट लॉ या कंपनीज एक्ट सेंट्रल। क्या यूपी में कंपनी बनाने के लिए अलग एक्ट है, बिहार पंजाब हरियाणा अलग है या कॉमन है? ओके बेटा आप कॉमन ना बोले, थोड़ा हम लोग प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। मैंने आपको पहली क्लास में सब कुछ जो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे मैंने रख दिया, आपकी भी होगी, मैं आपसे बाद में सीख लूंगा उन सब चीजों को। आप मुझे बताइए सेंट्रल एक्ट का मतलब वो एक्ट जो पूरे भारत में क्या होता है, अप्लाई होता है, जस्ट लाइक कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इवन जीएसटी सेंट्रल भी है और स्टेट भी है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा भी चर्चा नहीं करना पसंद करूंगा। अब आप मुझे बताएं बेटा, अगर किसी सेंट्रल एक्ट में कहीं पे कोई शब्द यूज हुआ है जो मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट करता है, किस जेंडर को बेटा, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मींस बोलिए क्या, मेल, मेल जेंडर को डिनोट करता है, और कुछ कंट्रेरी नहीं है, कंट्रेरी का मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, तो माना जाएगा कि वहां पे सिर्फ मेल जेंडर को ही लॉ मेकर शामिल नहीं करना चाह रहा है, और साथ ही साथ किसको भी, फीमेल जेंडर को भी। यानी मेल को अगर डिनोट करने के लिए ही यूज हो रहा है तो फीमेल के लिए क्या, सी। लेकिन अगर लॉ मेकर ने खाली ही लिखा है तो माना जाएगा कि नहीं, बच्चे बोलते सर लॉ मेकर को ही ऑब्लिक क्या लिखना चाहिए, सी। सर हर जगह ही ऑब्लिक सी, हिज ऑब्लिक हर लिखा जाए तो लॉ की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी कि नहीं। प्लीज रिपीट करेंगे,
बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। आप चाहते नहीं है कि सर हम सबको स्मार्ट होना है, और स्मार्ट होने के लिए मुझे बताइए, है ना, कौन सा लॉ कहता है कि कहीं पे मेल जेंडर को इंडिकेट करने के लिए कोई शब्द लिखा है और कुछ कंट्रेरी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, तो मेल में क्या आ सकता है? फीमेल भी। दोस्तों मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लक्ष्मी नगर में जहां पे आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़े आगे पे रेड लाइट या ट्रैफिक लाइट है। ट्रैफिक लाइट पे आप सब लोग जानते हैं रेड होने पे क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। अब मान लीजिए हमारी बच्ची है, क्या नाम है आपका? खुशी जी। अरे वाह, खुशी जी खुश होके अपनी स्कूटी निकाल के, है ना, बिना हेलमेट पहने हुए रेड लाइट इधर से लक्ष्मी नगर के विकास मार्ग से आगे बढ़ रही थी। तो रेड लाइट पे बेटा बड़ा सा नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, इफ एनी पर्सन फाउंड ट्रेवलिंग विदाउट वेयरिंग हेलमेट ही विल बी, क्या लिखा जाए ध्यान दीजिएगा, ही विल बी पनिश्ड। क्या लिखा है सर जी? ही विल बी पनिश्ड बाई ₹500। हाँ जी दोस्त, आपको तबीयत ठीक नहीं है? ओके, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा कर लो। ही विल बी पनिश्ड बाय रुपीज, क्या लिखा आपने? 500। अब आप मुझे बताना, ये जो हमारी बच्ची हैं खुशी जी, ये बिना हेलमेट पहने हुए, इवन रेड लाइट भी हुआ नहीं रोकी, बोला ही लिखा है। हम ही थोड़े, हम तो सी है। और खुशी जी रेड लाइट क्रॉस कर जाती है। आगे ट्रैफिक वाले अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला बेटा इतना बड़ा बोर्ड पे लिखा है कि बिना हेलमेट पहने आप दिल्ली में ड्राइविंग नहीं करेंगे। तो ये अंकल को पकड़ के लाते, अंकल इधर आइए, लगता है आपको इंग्लिश सुधारना पड़ेगा। खुशी बताओ बेटा, यहाँ पे अंकल से आपकी बहुत बातें हुई, बहुत सारा है ना, आपकी तीखी नोक-झोंक हुई, बहस हुई, लेकिन अल्टीमेटली क्या खुशी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा या लग जाएगा? नहीं, ये लॉ सुधारने चल रही, ये करे नहीं अंकल आप ये मार्कर उठा के ले आई, लिखी देखो हम तो 500 दे दिए, बाकी बहनों को बचाना है। तो ही के बगल में क्या लिखवा रही है? सी। बेटा आप लिखवा सकती हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन इससे क्या नुकसान होगा बेटा? लॉ का जो वर्ड्स का लेंथ है वो क्या होगा, घटा या बढ़ गया? बढ़ गया सर। और कॉमन सेंस की बातें खत्म। बेटा ध्यान दे, उल्टा नहीं है, ही इंक्लूड्स क्या? सी, लेकिन सी इंक्लूड्स ही नहीं है। अब मान लीजिए कि अब मैंने आपको पढ़ा दिया और आज रेलवे मेट्रो से आप सफर कर रहे हैं, है ना, गति की दिशा में पहली बोलते रहते ना ऐसे, है ना, द फर्स्ट बोगी इन मूविंग डायरेक्शन इज रिजर्व फॉर फीमेल्स, मेल पैसेंजर कृपया यात्रा ना करे। अब आप लोग हमसे सुनने के बाद ज्यादा मोटिवेट हो गए, बोले जब ही इंक्लूड सी तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्या दोस्तों, वाइस वर्सा हर जगह अपने मन से बना दोगे क्या? वो तो लिखा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। फिर से बताओ, ही इंक्लूड्स क्या? सी। अच्छा ये डायलॉग राजीव सर का अगर मान लो ग्रामर के और इंग्लिश के टीचर ने समझ लिया और बोला ही इंक्लूड्स सी, ये कैसे हो सकता? सी में ही है। बोला बेटा हम लोग ग्रामेटिकल पढ़ रहे थे या लीगली पढ़ रहे थे? लीगली पढ़ रहे थे। फिर से बता दें, यानी बेटा लॉ मेकर जब लॉ लिखता है, जैसे मोटिवेशन की बहुत सारी किताबें होती है, जब बहुत सारी किताबें आप लोग पढ़ते हैं, एक छोटी सी किताब थी यू कैन विन शिव खेरा, बहुत ही फेमस और इंडियन वर्जन है, बाकी तो बहुत सारे और ऑथर हैं, वो भी डिस्क्लेमर देते हैं कि आई हैव यूज्ड द वर्ड्स, बोलिए क्या, ही व्हाइल राइटिंग दिस बुक, बट दिस बुक इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ही सी एंड अदर्स। सबके लिए बुक क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे फालतू की या ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों की जानकारी बेटा आपको मिल सकती है कहां पे? जीसीए। अब आप मुझे बताइए, आपके कोर्स में जो 100 नंबर का पेपर है उनमें से, है ना बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे जरा बता दीजिए। बोलिए, कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ना है और अदर लॉ भी, लेकिन टीचर कह रहा है कि आज वो कहां से शुरू कराएगा? नहीं ना, कॉन्ट्रैक्ट मत बोलिए, पहले कहां से? अदर लॉ। अच्छा ये क्या था बेटा, एक बार अब आप लोग बताइए, मैं सोचिए और आपको बताना मैं किस एक्ट की बात कर रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? चेक के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, चेक के बारे में जानकारी चाहिए। कौन सा?
मैं ना बेटा इनकम टैक्स पढ़ रहा हूं, मुझे इसमें कोई शब्द मिल गया और इस किताब में या इनकम टैक्स में उसको ऑफिशियली डिफाइंड नहीं है, फिर कहां चले जाएं? जीसीए। ओके दोस्तों, कुछ कुछ पढ़ने के जो, अच्छा ये बताओ लॉ को कैसे पढ़ें, मतलब वर्ड से पढ़ें? होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं लॉ को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, आपके ही सर लोग बोलते होंगे तब समझ में आया। कुछ लोग बोलते हैं कुछ वर्ड छोड़ भी सकते हो, अगर मीनिंग सेंसलेस हो रहा है उस शब्द को जोड़ने से तो इग्नोर दैट वर्ड। कहोगे सर ऐसे भी सिद्धांत हैं? सर बताइए, उसका नाम है IOS, फुल फॉर्म बताइए। और कंट्रैक्ट में हम क्या पूछे बेटा, आप लोग मास्टर हैं। ये बेटा फर्स्ट पेज है, अगला पन्ना फ्रेश होना चाहिए। क्या पता अब आप लोग का कैसा तरीका है नोट करने का, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूं दोस्तों, इंटर लेवल पे रफ और फेयर की कॉपी नहीं होती। एक ही कॉपी बनाइए, लॉ अदर लॉ के लिए कम से कम 200 पेज आपके मैं यूज करवाऊंगा जी। कोई नहीं बेटा, ये तो कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग का बैड लक हो जाता है ना, कि आज अब ये हिला ना, अब सारा प्रोग्राम हम लोग का हिल जाता होगा। खैर कोई नहीं बेटा, 150 से 200 पेज का आपको प्रॉपर कॉपी बनाना है, और बना चुके हैं तो एक अदर लॉ में आप लिख के, 600 है तो इसमें कंपनी लॉ भी हो जाएगा, और उसके बाद कुछ बच जाएगा तो थोड़ा फालतू की बातें लिखा जाएगा। हाँ कि नहीं बेटा, फिर थोड़ी फालतू की बातें भी तो लिखा जाएगा कि लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में है ना, सारे पढ़ लिए बापू ने रात में। चलिए कुछ, अभी तो आपकी पहली क्लास है, अभी ज्यादा मत खुलिए, बहुत लंबी जर्नी है। आइए दोस्तों, तुम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। अरे वाह, पंखा भी रखे, बताओ लोग चलाते नहीं। इनको ये विश्वास था तो टीचर नहा के ही आया होगा। बहुत अच्छे, विश्वास को सलाम है, पक्का विश्वास। दोस्तों अब फ्रेश पेज से शुरू करेंगे। आप उस पेज पे कंजूसी ना करें, उस पेज पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे जी। अब यहां से अदर लॉस। अच्छा, कुछ बच्चे बड़े आराम आराम से आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की पहली क्लास थी क्या? टाइम बेटा इसकी 11:45 है, और हमें बेटा इन बच्चों से हम लोगों ने पहला ही प्रॉमिस किया कि क्लासेस के एक एक मिनट आपके लिए कामयाब होनी चाहिए, और हम लोग इसी सोच से आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर में से बेटे अभी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना है, तैयारी कैसे करें, आंसर कैसे लिखें, लेकिन उन सब बातों से पहले कुछ चैप्टर की शुरुआत करिए, फिर हम लोग बात करेंगे। चैप्टर बताएं कौन सा है? फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दोस्तों इसका वेटेज तो बताइए। 12 से 15। ये बेटा अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्टली ये नहीं कि एग्जाम में 12 नंबर आएगा। सर आपने 15 बोला था, 3 नंबर का नुकसान करा दिया आपने, ऐसा नहीं। ये 12 to 15 ही है, बट हम लोग मैक्स लेकर चलते हैं बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 15 नंबर का है, और आपको मैं थोड़ा सा इसमें आज की क्लास शुरू कराऊं उससे पहले
कुछ एक बातें और बता दूं। फाउंडेशन में सर जितना मुश्किल है उससे आसान है सीए इंटर में लॉ क्लियर करना, क्योंकि 100 में से 30% आपका ऑब्जेक्टिव ही है, यानी 100 में से 30 यानी 30% ऑब्जेक्टिव है। कुछ बच्चे बड़े खुश हो गए, सर मजा आ गया, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सर ऑब्जेक्टिव की एक नुकसान है कि आपने अगर स्टडी मटेरियल का एक लाइन भी छोड़ दिया और क्या पता उसने ऑब्जेक्टिव वहीं से बना लिया, तो फिर नंबर हमारे गए। दूसरी बात बेटा एक और फायदा है, ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव मार्किंग है खाली। जी बेटा यहां देखें, हाँ यहां देख लीजिए। मैं बेटा आपको जो फाउंडेशन में पढ़े हैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट आपसे समय लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ये देखिए बेटा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जी अगमजीत, हार्दिक, आप सभी का नाम बिल्कुल लिया जाएगा, बस थोड़ी सी मुझे टाइम दीजिए, अभी सभी बच्चों का नाम भी याद आएंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा हमारे पास है स्पेशल। आपने बेटा फाउंडेशन में लॉ में सबसे ज्यादा समय कहां लगाया था? कॉन्ट्रैक्ट में। रफली 1-1.5 महीना लग जाता होगा, नहीं 2 महीना दोस्तों। लेकिन भाई बहन, यहां तो मैं 4 महीने में कोर्स ही खत्म करने की बात कर रहा हूं। अगर मैं 2 महीने खाली कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, फिर मैं कंपनी जेट आपका किस समय चालू कराऊंगा? सोच के देखें, इसका मतलब क्या है बेटे? आप सबको मैंने एक बंधी हुई बात कहा था कि आप अपनी सीरियसनेस को डे 1 से रखें मेंटेन। जनरल कॉन्ट्रैक्ट बेटा आपने 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने या खुद से पढ़ा, जैसे भी आपने पढ़ा, डजंट मैटर। मेरे लिए क्या मैटर करता है कि आप सामने हैं और मुझे आपको तराश के आगे सीए इंटर का रैंक होल्डर बनाना है। और दोस्तों फाउंडेशन में भले रैंक नहीं आई, आती ही नहीं तो कहां से आएगी, लेकिन क्या इंटर में तो है ना रैंक, फाइनल में तो है। और बेटा कितनी खुशी की बात है कि आपके जो टीचर लोग हैं वो लोग भी रैंक होल्डर, टॉपर्स एक्सेट्रा हैं। तो हम सब लोगों के सामने कहीं और नहीं जाना, आपके सामने लाइव एग्जांपल्स होते रहेंगे और हम लोग आपके साथ भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं भी आज रैंक, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप की बात नहीं कर रहा था, सिलेबस के बाद मैं तुरंत काम की बात कर रहा हूं। दोस्तों जनरल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे आपका अब सपोर्ट चाहिए। आपने 2 महीने पढ़ा, 1.5 महीने पढ़ा, लेकिन 2 ही चीजें पढ़ा जनरल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर दिल से मैं बताऊं तो। और आप सहमत हो तो जरूर यस या नो से मुझे कंफर्म कीजिएगा। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जो जनरल पार्ट था उसमें 2 ही चीज सर ने बताया। पहला बताया उन्होंने हाउ टू मेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ याद है? और यहां पे सेक्शन 10 हुआ करता था। बोलिए बोलिए बोलिए। सेक्शन 10 में 10 बातें थी जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सर ने बताया। 10 में से कुछ बातें याद है? तभी मैंने बोला था क्लास के शुरुआत में कि आज तो हम लोग पढ़ाने नहीं बेटा, आज मिलने आया था। पढ़ाई तो अगली क्लासेस से होगी जब आप प्रॉपर नोटबुक एक्सेट्रा बनाएंगे। बट ये है ना कि क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है कि जिसके साथ हमें आगे इंटर की जर्नी क्लियर करना, वो लोग हैं कौन। हाउ टू मेक, बोलिए कौन सा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन मार्क टाइप का लगा दीजिएगा और इसके नीचे आप जरूर लिखिएगा सेक्शन कौन सा? 10। दोस्तों आप मुझे बताएं, पहला उसमें था प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। याद करिएगा, पहला पॉइंट था प्रॉपर ऑफर। ऑफर मत बोलिए, क्या बोलिए? प्रॉपर ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस, क्योंकि हर ऑफर प्रॉपर हो ये संभव जरूरी नहीं है। दूसरा था जो आपने कहीं भी पढ़ा है, मुझे डजंट मैटर दोस्तों, मैं ना ही कभी पूछूंगा, है ना, मैंने गलती से पूछ लिया, अदरवाइज मैं कभी पूछता भी नहीं। दूसरा होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। उसके बाद आपका वही कैपेसिटी ऑफ पार्टीज या कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट,
कुछ कुछ याद है? सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, याद है क्या? और भी होता है कि अदर रिक्वायरमेंट्स भी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट अ कंप्लीट एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट बनाती है। तो एक तो ये पढ़ा हाउ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया उसको डिस्चार्ज करने के 5-6 मेथड पढ़े होंगे। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सर ये क्लास आपकी है तो बोलना आपको होगा। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस याद है? डिस्चार्ज बाय ब्रीच वो भी तो था। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। दोस्तों आप पूछोगे तो सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बेटा जब मैं पढ़ाऊंगा ना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें मैं आपसे कभी कभी परेशान करते रहूंगा कि बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा तो अलग होगा, जैसा अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट्स है। प्लीज बोलिए यस। अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स है, क्या है? तो अकाउंट्स ही, लेकिन एक में शायद इंडिविजुअल की अकाउंटिंग होती होगी, या एडवांस अकाउंट्स में बैंक, इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग होती, थोड़े हायर लेवल पे होगी। तो दोस्तों आपने तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी सेक्शन 1 से लेकर कहां तक पढ़ा था? 1-2 कहां तक बेटा? 75। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्पेशल, लेकिन शुरुआत मैंने यहीं से कराया, हाउ टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। एक आधा मिसलेनियस भी पढ़ा होगा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट में पढ़ा होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। याद है क्या? ग्रेट गाइस, बहुत अच्छा। मैं ऐसा ही उम्मीद कर रहा था कि आप लोग ऐसे ही बेहतरीन बच्चे हमें मिलेंगे, और अब हमारी ड्यूटी है कि आपको मोल्ड करूं थोड़ा सा और, क्योंकि बेटा ध्यान दें, आप में से बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन का एग्जाम देकर ही सोचते हैं कि हम लोग सीए बन गए। सर अगर ऐसी सोच, लर्निंग सोच नहीं होगी बेटा, ये गलत हो जाएगा। अभी आपको बिल्कुल लर्निंग एप्टीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है, ये जानकर कि हमें कुछ नहीं आता, बेसिक है, और हमें इन सब चीजों को टीचर से रिसीव करके यूज करना है। दोस्तों अभी हम लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये शुरू होता है बेटा 124 से और खत्म हो जाता है 200 कहां पे? 38 पे, यानी 124 से लेकर 238। बच्चों बीच का सेक्शन कहां गया? तो आप कहेंगे सर सेल्स ऑफ गुड्स, याद है क्या? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाज अर्लियर कवर्ड फ्रॉम 76। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो था ही। सर अब आप बड़े हो गए सर, अब इसके बाद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अब आप इंटर के बाद फाइनल में बच्चे पढ़ाने लगते हैं। यकीन मानिए फाइनल में आप एक एसेट्स बन जाएंगे। यही लास्ट स्टेज है जहां पे आप सीख रहे हैं क्लास में। उसके बाद आप खुद बेटा जीवन की हकीकत आपको बहुत सारी चीज सिखा देगा। 123 डिलीट हो गया यहां से, लेकिन आप जरूर लिख लीजिएगा, ये डिलीट होकर चला गया, डिलीटेड, और एक नया एक्ट बन गया जिसको आप एसओजीए कहते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या बेटा? सोगा, याद है क्या? ये इसलिए लिखा दिया बेटा चूंकि हमें तो आपसे अब सेक्शन चाहिए ना, तो आपके मन में ये डाउट ना रहे। बताएं हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहां से है? और इसको थोड़ा हंसते हुए बोलिए, 1-2 का 4। नहीं 4-2 का 1 नहीं करने का, क्या करना है? 1-2 का 4 है ना। अब 4-2 का 1 और माय नेम इज ना, ऐसा नहीं बेटा, लखन को बाद में बुलाएंगे। ओके गाइज, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये है क्या? जो बातें आपने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के भीतर पढ़ा था ना, वही सारी बातें यहां भी है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं। जैसे हम सबने पढ़ा था कि सभी बच्चों को फाउंडेशन वाला एक सवाल पूछता हूं, जवाब दें। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, याद है ना? तो उसमें हमारे सर ने 4-5 एक्सेप्शन पढ़ाए होंगे, लव एंड अफेक्शन। और आप पूछते होंगे सर से कि सर लव क्या होता है? हाँ, बात करेंगे। तो उसमें आपने बेलमेंट ओलमेंट भी पढ़ा होगा। बेलमेंट में आप अपना सामान दूसरे के पास रख देते हैं, तो बंदा जो बेली है या अदर पर्सन है जिसके कस्टडी में गुड्स रखा गया है, वो हो सकता है आपसे कुछ कस्टडी चार्ज ले भी ले या फ्री ऑफ कॉस्ट भी। याद है क्या?
और कस्टडी चार्ज ले लिया तो नॉन ग्रेचुअस हो जाएगा, अगर फ्री में रख लिया तो ग्रेचुअस। ग्रेचुअस का मतलब FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी तरह से गारंटी एक्सेट्रा भी है। तो आपने यही चीजें तो पढ़नी इसके भीतर, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 12 से 15 में। अब आप मुझे बताइए, इसके भीतर 3 जो यूनिट थे ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा रफ कराया था, लेकिन अब जरा डिटेल में सीखिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ या इंडेमिनिटी एंड गारंटी छोटे में लिख सकते हैं। कुछ ज्यादा शोर कर रहा है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी, गाइस ध्यान में, 124 से लेकर 147, दोस्तों धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा बेटा। लेकिन हमने कहां से शुरू किया भाई लोग? सीधा हमने चैप्टर 1 से शुरू किया या बेसिक से? बताइए। अब आपका देखा, मैंने आपका एक तारीफ किया ना, और ऐसी तारीफें हम लोग रोज करेंगे कि आप सब लोग, है ना, वाव नहीं, अमेजिंग है। कैसे हैं? अमेजिंग, है ना। बट अमेजिंग होने के लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरे करने हैं। एक तो मैंने तुरंत पढ़ाया और तुरंत मैं पूछूंगा, और सभी बच्चों को बताना है। नहीं बताएंगे तो आपको बड़ी पनिशमेंट और एम्ब्रेसमेंट फील करना पड़ जाएगा। तो एक बार छोटी सी बात का जवाब दीजिए। इंडेमिनिटी का मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो इंडेमिनिटी का मतलब किसी के लॉस को क्या करना, किसी के घाव को क्या उखेड़ना या भरना। हाँ, ये सब तो बहुत अच्छे से समझते हो तुम लोग। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई नहीं, आज पहली क्लास है, थोड़ा है ना, बाद में बात करेंगे इन सब चीजों का। हाँ, अभी सारे पत्ते अभी मत खोलो बेटा, है ना जी। अभी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाइए, अभी बच्चे नए हैं हमारे। अच्छा जनाब, गारंटी क्या है? गारंटी, अभी तो सब पूरा चैप्टर आना है साहब, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज थोड़ी कम बातें और ज्यादा समझ हो जाए। गारंटी में क्या है? मान लो दोस्तों, अब धीरे धीरे आप लोग टीचर लोग को पहचान ही जाएंगे। मैं बैंक में लोन लेने गया, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट है, और मैं बैंक में लोन लेने गया। मैंने बोला कि बैंकर को बोला कि साहब मुझे 5 लाख रुपए का क्या चाहिए, लोन चाहिए। पीएनबी का मैनेजर बोला मुंह देखा अपना। मैंने बोला मुंह देखा अपना मतलब क्या है कि सर आजकल स्मार्टफोन है, वो तो उसका स्क्रीन लॉक रहता है, तभी उसमें अपना आप शक्ल देखकर जो बाल बचे हुए उसको आप ठीक ठाक कर सकते हैं। बोला नहीं भाई, वो मैं नहीं कह रहा था। उन्होंने कहा कि सर आपकी चूंकि क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, आपकी गुडविल नहीं है, तो आपके पास गिरवी रखने के लिए, मोर्गेज करने के लिए कोई घर और है? बोला नहीं सर, मैं ही हूं सिर्फ अकेला, मेरे पास कोई घर और नहीं है। बोला ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप किसी रिप्यूटेड पर्सन को जानते हो? मैंने बोला मैं तो बहुत को जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानता, मैं तो सबको जानता। बोले भाई साहब आप यहाँ पे केबीसी खेलने आए हैं क्या? बोले नहीं सर, आप ही खिलवा रहे हो इसलिए मैं खेल रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि सर जी आप एक अच्छे सीरियस आदमी को लेकर आओ। हमने कहा अच्छा भगवान लाल सर को ले आओ बुला के, तो आप लोन दे दोगे? तो बोला हाँ, भगवान लाल सर वो टॉपर्स वाले जिनका बोर्ड सौरभ गांगुली के साथ लगा होता है। बोला हाँ, लगा नहीं, वो अलग अलग होता है, मर्ज हो जाता है एक साथ। बोला रे भाई, बोला हाँ उनको ले आओ। अब आप मुझे बताएं, गारंटी में पीएनबी है, राजीव सर हैं आपके, और तीसरा व्यक्ति बताइए भगवान लाल सर है। बताइए गारंटी में क्या राजीव सिंह को लोन मिल गया है ऑलरेडी? पीएनबी हैज गिवन द लोन, कमिटेड द लोन, या ऑन द प्रोमिस ऑफ, ऑन द प्रोमिस ऑफ बीएलएस मतलब भगवान लाल सर, है ना। पीएनबी एग्रीड टू गिव अ लोन ऑफ ₹5 lakhs टू राजीव सिंह। अब बताइए वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है शुरू से ही कितने लोग हैं? फट आवाज कम आई। कौन कौन? शुरुआत करिए गारंटर से। पहले बोलिए क्या है? गारंटर, फिर क्रेडिटर, और सबसे बाद में राजीव सर। पीडी, पीडी का फुल, पीडी अभी आप समझेंगे नहीं, बट फिर भी मैंने मुंह से निकल गया। पीडी का मतलब प्रिंसिपल डेटर, मतलब मेन डेटर कौन है? मैंने लोन लिया, भगवान सर भी डेटर है। आपको बेटा आज नहीं तो कल पढ़ना है, लेकिन मैं चाह रहा था चूंकि आज आपका है ना अच्छा माहौल है, आज ही इसको समाप्त कर लें। जरा मुझे बताइए, भगवान सर भी डेटर है। बैंक क्या दोस्तों राजीव सर का थोबरा देकर लोन दिया या भगवान लाल सर की गुडविल देकर? और कल को डिफॉल्ट कर देता है राजीव सिंह, मतलब मैं डिफॉल्ट कर देता हूं, तो पीएनबी
मेरा कॉलर तो पकड़ ही सकता है, लेकिन भगवान लाल सर को भी कह सकता है कि सर यू हैव टू पे द लोन गिवन बाय मी टू राजीव सिंह हु हैज मेड द क्या डिफॉल्ट। और दोस्तों आप सबको मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा। दोस्तों क्या होता है, आपके 10 दोस्त हैं, लेकिन सब दोस्त बेटा की आपके नजरों में सबकी वैल्यू एक जैसी नहीं है। हो सकता है आपको कोई इमरजेंसी आए तो शायद आप अपने फेवरेट दोस्त के पास जाएंगे जो शायद आपको बिना किसी इफ बट के मदद कर दे। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, भगवान सर को हम लोग फेवर्ड डेटर भी बोलते हैं, फेवरेट। दोस्तों आप मुझे बताइए, फेवर्ड डेटर और प्रिंसिपल डेटर इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो आदमी मेन लोन लिया वो पीडी होता है, पीडी का मतलब प्रिंसिपल, और जिसके कहने पर लोन दिया गया है वो सिक्योरिटी भी है, गारंटर भी है, उसका एक और नाम है, बोलिए कौन सा? फेवर्ड डेटर्स। आखिरी सवाल और एग्जाम्पल बाद में लिखा जाएगा। ये तो बेटा पूरा चैप्टर ही आपको आज शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे लगता कि मैंने अच्छे से आपके साथ काम किया और आपने मेरे साथ अच्छे से व्यवहार किया। ये तभी हो पाएगा जब आप बताएंगे। जरा बताना फिर से, इंडेमनिटी में हम क्या करते हैं? पढ़ाने का प्रोमिस करते हैं या लॉस को कंपनसेट का? पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपका कोर्स 5 महीने में 4 महीने में खत्म करा दूंगा लॉ का, मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया। ये स्पेशल कुछ भी नहीं इसमें। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। यस या नो? अभी बेटा आज बहुत सारी चीजें सिखानी है, लेकिन मुझे आपसे चाहिए था सेक्शन भी। चलिए गारंटी और इंडेमनिटी में अंतर भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें सीखना है। दूसरा आपके पास है, बोली क्या? बेलमेंट एंड प्लेस। दोस्तों बेलमेंट में क्या होगा? बेलमेंट में ऑनरशिप ट्रांसफर होता है या कस्टडी? आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल याद है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेटा उसमें जो 2 बच्चे थे उसके सेल और एटीएस एग्रीमेंट टू सेल, सेल में ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा था, डिलीवरी बाद में भी हो तो चलेगा। बेलमेंट में डिलीवरी इमीडिएट होना चाहिए। अरे बोलो ना। और बेटा बेलमेंट एक्सेट्रा हम लोग बात करेंगे। बताइए दोस्तों, बेलमेंट में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझाने हैं। बेलर के राइट्स, ड्यूटीज, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स जो आपने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, लेकिन उसको दूसरा सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, उसके थ्रू सिखाने की कोशिश करूंगा। अभी तो आप सेक्शन लिखिए 148 से लेकर 181, और इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ लगा दीजिए तो गड़बड़ लग रहा है। और लास्ट बेटा दुनिया का सारा काम, दुनिया का सारा काम अगर आप खुद कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं है। सर यू नॉट नीड एनी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है बेटा? सर मैं पढ़ा के जाऊंगा तो अगर मुझे टैक्स भी पढ़ाने आता, एक बात कर रहा हूं, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं। इस संस्था के मालिक भगवान सर है, 8 पेपर हो सकता है, वो 8 पेपर अगर मान लीजिए अगर होता है, उनको तो आता होगा 8 पेपर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन मानते हैं सर अगर वो 8 पेपर पढ़ाए तो हम लोगों को फोन करके बुलाना या हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सर संभव ही नहीं है। गॉड ने हम सबको कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सा बनाया है ताकि हम लोग ज्यादा घमंडी ना हो सके। एवरीबॉडी इज नॉट परफेक्ट इन एवरी सब्जेक्ट। और सर जी एजेंसी, आप मुझे बताइए एजेंसी के बारे में तो गजब का कंसेप्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारा काम करता है, किताबें लिखता है, ऑडिट करता है। किताबें मतलब बुक्स, ये वाला बुक्स नहीं, बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन बेटा सीए का सबसे बड़ा काम है अपने क्लाइंट को, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता चला, नीचे रिसेप्शन बता रहे थे कि बहुत लोग के फादर इसमें शायद सीए होंगे। सर अपन हम लोग के लिए बेटा सब लोग इक्वल होते हैं। खैर आप बताइए सीए का सबसे बड़ा मतलब सबसे ल्यूक्रेटिव है ना, सबसे कह सकते हो अर्निंग वाला काम है जब आप अपने क्लाइंट के पास जो इनकम टैक्स का जीएसटी का नोटिस आया है उस नोटिस का रिप्लाई बना के जीएसटी ऑफिसर से क्या होना, मिलना, और उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज। रिपीट करेंगे एक बार। सर मान लीजिए टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को भगवान लाल सर को, डायरेक्टर साहब को नोटिस आ गया इनकम टैक्स का। सर भी जा सकते हैं, सीए हैं, लेकिन उन्होंने कहा राजीव भाई तुम जाइए, है ना। अब मैं जाऊंगा दोस्तों, क्या होगा, मैं कैसे ऐसे मुंह उठा के चला जाऊं, और उधर मैं जाके कमिश्नर के केबिन में पहुंच गया, बोला सर आपकी तारीफ। बोला तारीफ तो खुदा की करो जिसने हमें बनाया। बोला भाई साहब ये शेरो शायरी नहीं चलेगा, बताइए आपकी तारीफ मतलब आप। बोला मैं सीए राजीव सिंह। बोला अरे वाह सीए राजीव जी,
आप सीए कैसे बन गए? हमने सुना कि सीए का तो क्वालिटी हर जगह क्या होता है, सेम। सर बोर्ड एग्जाम तो अलग हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि सर आप, मैंने कहा मैं टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नोटिस का रिप्रेजेंटेशन करने आया हूं कि आपने जो नोटिस इशू किया वो गलत है। बोला ठीक है सर, लेकिन आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं, आप टॉपर्स में आपका क्या रिलेशन है? मैंने बोला मैंने टॉपर्स में पढ़ा था, मैं टॉपर्स में ही पढ़ाता हूं। बोला अरे सर जी ये सब बेकार है, आप प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल रिलेशन क्या है? हैव यू पावर ऑफ अटॉर्नी? वो मेरे से पूछ रहा है, आर यू ब्रिंगिंग क्या बेटा पावर ऑफ अटॉर्नी? मैंने बोला अरे सर ये तो मिस हो गया मेरे से। बोला बस यही दिक्कत है सर, सीए की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है? क्योंकि दोस्तों हम प्रोफेशनल को अपने अधिकार और ड्यूटीज के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। सर ध्यान दे कि ये जब लोअर लेवल पे आप जाते हो ना तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी भी कम होती है। क्या दोस्तों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मैं चला गया, इतने बड़े केस को लेकर आप अपने आप को बोलते हैं सीए कि 20 साल पुराना सीए हूं, तो क्या आपको इतना नहीं पता होना चाहिए कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं? बताइए पीओए का फुल फॉर्म बताइए। पावर ऑफ अटॉर्नी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्टाम्प पेपर पे टॉपर्स क्लासेस से साइन करवाना चाहिए कि आई टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड या बीओडी ऑफ टीओपी टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड टीसीपीएल हियर बाय ऑथराइजेस मिस्टर राजीव सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग मेंबरशिप नंबर 517609 टू रिप्रेजेंट आवर कंपनी बिफोर, है ना बेटा, टैक्स क्या अथॉरिटीज। अब बताइए दोस्तों, तो क्या इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को एजेंसी के रिश्तों को या एजेंसी से जुड़े हुए मैटर्स की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? बताइए एजेंसी क्या है? फिर से बताइए एजेंसी में क्या हुआ बेटा? दो लोग रहते हैं कम से कम, एक होता है अथॉरिटी देने वाला जिसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल, और एक होता है जिसको अथॉरिटी दिया गया क्या, एजेंट। और ये एजेंट तीसरे आदमी के साथ बैठ के रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, नहीं किसको कर रहा है, पी को। सर ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ही पहले एग्जाम क्लास में ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी हंसाने के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा लाइटर भी समझा करें बेटा जी। अब मान लीजिए दोस्तों भाई लोग, क्या होता है, जैसे ये बच्चा बड़ा सीधा है, चलो ये बच्चा भी सीधा ही है, क्या नाम भाई है? हरिओम। अरे वाह, हरिओम जी है। ये कोई हरिओमी करके कोई बच्ची है, उनको ये मैसेज देना चाह रहे, डायरेक्ट देने में उनको शर्म हो रही है लगता है, चिट्ठी लिख के दिए। और उन्होंने, एक छोटा बच्चा था तो उसको बोले, हरिओम बोले बच्चे को, बेटे टॉफी खाएगा? बच्चा बोला अंतल ऐसे टॉफी तो आप नहीं खिलाओ रे, तोतला बच्चा था वो, है ना। कोई बात होगी, बोला हाँ वो बहन जी है ना हरिओमी, अच्छा बहन जी नहीं बोलोगे, अच्छा जो भी वो, हाँ वो बहन जी तक ये चिट्ठी पहुंचाओ। बताओ, छोटे बच्चे को ही देना बेटा, इनको भाई को मत दे देना, नहीं तो नाम नीचे अपना भी हो सकता है उसका, बड़ी दिक्कत है। अब आप मुझे बताएं वो छोटा बच्चा का काम क्या था? हरिओम और हरिओमी के बीच में कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश कर देना। सर एजेंट का काम क्या है? प्रिंसिपल और जल्दी बोलो थर्ड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शंस, अब कम्युनिकेशन को थोड़ा अपग्रेड कीजिए, लेन देन को क्या करना, रोकना या प्रोमोट करना। बताइए, ये एक ब्रिज की तरह है। एजेंट क्या है बेटा? ब्रिज है। बताना, ब्रिज के दोनों किनारे हैं, एक किनारे का नाम बताओ, प्रिंसिपल, और दूसरे का जी अमित। बेटा अमित भाई हमारे किनानी जी, ऑनलाइन में इनसे का नाम हमको याद है थोड़ा बहुत, कभी कभी हम लोग भी है ना बेटा फाउंडेशन में कुछ कुछ ऐसे गेस्ट लेक्चरर की तरफ आ जाते हैं, या कोई टीचर की तबीयत खराब हुई तो। पी और टी, ग्रेट गाइज। तो आप लोग तो काफी मास्टर जैसे हैं। अब मुझे 5 कीवर्ड्स का जवाब दीजिए। इंडेमिनिटी गारंटी, अभी आपको आंसर देना है डिटेल में। 5 शब्द कौन कौन से हैं जो आपको 15 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है? पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवे का सेक्शन लिखो 182 से। अब मैं नहीं बोलता, तुम अपने से गेस करो, थोड़ा अपने पे प्रेशर डालो। पीछे जो भाई है बेटा 182 तो हो गया, आखिरी बता दो। लास्ट सेक्शन है ही इसमें 238, तो लास्ट सेक्शन क्या हो गया? पक्का?
चलो अब बताओ, दुनिया में आप सारा काम खुद नहीं कर सकते, आइदर यू नीड अ सर्वेंट और एन एजेंट। विच चैप्टर? एजेंट। अच्छा एक आखिरी बताओ, एजेंट का काम क्या होता है? टू कनेक्ट। किसको कनेक्ट करना? प्रिंसिपल। सीए का मेन कमाई बेटा एजेंसी से होता है। वो सीए आपको अभी तो खैर पहली क्लास है, मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लैपटॉप पे बैठ के अपनी आंखें खराब करके एक आईटीआर भरेगा ना सर, इनकम टैक्स क्या रिटर्न, छोटा मोटा इंडिविजुअल का, वो 2000 1000 1500 रुपये कमाएगा। और सर जो सीए अच्छा टाई कोट पहन के, सुनिएगा साहब, कहां जाता है बताएं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक विजिट का अपने क्लाइंट से 10,000 15,000 चार्ज करता है। सर आप भी चाहते हैं ना कि हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के आंखें खराब ना करें? सर उसके अलावा भी ये अनएथिकल एग्जांपल है, लेकिन फिर भी बताता हूं। टॉपर्स को नोटिस आया था, हैंडल हो गया मामला, हमने कहा कि हो जाएगा सर, ऐसे एग्जांपल है ना समझाने के लिए है। वहां पे उसने बोला कि जी 10 लाख रुपए लगेंगे इसको हैंडल करने के लिए। अब मैं भगवान सर को 10 लाख थोड़े बोलूंगा, क्या बोलूंगा बताइए? दे रहे ये लड़के लोग सीए नहीं बने, बेटा तुम लोग यहां आ जा बेटा, हम वहां बैठते हैं, देख रहे हो? ये होता है कॉन्फिडेंस। बोला सर उधर से कितना है, सामने वाले पार्टी का कितना है? 10। हाँ बेटा, और इधर से आप लोग भाई, ये लड़का बड़ा हंसमुख है, क्या नाम बेटे? जी जी उदित, अच्छा मुदित, एमयू, ओके मुदित दोस्त। तो 10 को भाई ने 20 बोला, और एकदम रो रो के बोल रहा है भगवान सर को, सर वो ऑफिसर बहुत सीरियस है सर, वो तो बहुत केस निकाल रहा है, मतलब अभी तो ये पहला नोटिस है और भेजूंगा। हाँ बताइए, तू नहीं भेजवाया था क्या भाई? अब बता रहा है 20 बोल दिया, और ऑफिसर को भी जाके बोला भाई वो 10 नहीं देगा। उल्टा देखो, ऑफिसर बोला पार्टी 10 देने के लिए तैयार नहीं है, वो 5-6 दे रहा है। ऑफिसर बोला ठीक है 6 नहीं 7 ले आओ। अब बताइए मुदित भाई क्या करते हैं? 15। अब इधर आके टॉपर्स वाले से 15। बताइए जितना ऑफिसर नहीं कमाया उतना तो इसने कमा लिया। बेटा बहुत जाओगे आगे तुम, चलो अभी लेकिन ज्यादा आगे मत जाओ। क्या है? क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर के रूप में इंटर और क्या है अभी फाइनल। लेकिन सर स्पीड ब्रेकर की चिंता वो करें, है ना, हम लोग तो आराम से पहले शुरू किए हैं और अपनी जर्नी को करेंगे पूरा। दोस्तों आज हम लोग यूनिट 1 शुरू कर लेते हैं। अब आपको ज्यादा बोलना है और मुझे कम। जी स्नेह बेटा, और अरे यूट्यूब में भी कुछ बच्चे जुड़े होंगे, यूट्यूब वाले बच्चों का स्वागत है। अगर कोई है तो सर आप अपने सवाल जरूर मैं यूट्यूब से आपके लेना चाहूंगा। अभी तो बेटा यहां तक की बातचीत समझ में आई आपको? झूठ मत बोलिए, सही से बताइए। यहां तक 100% क्लियर है? और मैंने कुछ लिखवाया नहीं, मैंने अपनी कोशिश की। जानते बेटा इंटरमीडिएट लेवल में यकीन मानो मैं कुछ एक आधा प्रिंसिपल्स और ट्रिक्स बताता हूं तुम्हें कैसे समझना है। लिखना कम है बट बोलना, टीचर से डिस्कस करना, काउंटर क्वेश्चन करना आपको ज्यादा है। सर आपको ना एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी ऐसे फाउंडेशन में भी आ गई, आपको कोई कमी थोड़ी है। फाउंडेशन में भी लिख कर आप आए हैं, ऐसा थोड़े कि ऑब्जेक्टिव में अच्छा कि इसमें कौन सा ठीक है, ABCD चारों उंगली मुंह में रखा, बोला अरे हाँ इसमें ज्यादा दर्द हो रहा है, बच्चा नंबरिंग कर दिया ABCD, हाँ मुंह में रख लिया, हाँ बीच वाले पे ज्यादा, अरे बीच वाले पे ज्यादा ही होगा, है ना। अब बताओ B होगा B, है ना भाई बताओ। फिर मुंह में रखा हाथ और बोला नहीं अब की C होगा, बोले B हटाओ यार, क्या है C है। सर वो तो गड़बड़ है। लेकिन आपने दोस्तों देखो आपके साथ क्यों हमारा बॉन्डिंग अच्छा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेहनत करके आए हो दोस्त। मुझे तो खाली उसमें और आपको थोड़ा सा हम्बल बना देना है, क्योंकि वहां पे अलग माहौल था, इधर थोड़ी माहौल बेटा अलग हो जाएगा। आइए कोशिश करेंगे, आज तो आप एंजॉय ही कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बोलो इंडेमिनिटी एंड गारंटी। सर 12-15 नंबर बोला ना, इस 15 नंबर में से सबसे ज्यादा इसी से आता है, मगर तब भी मैं इसको ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूं, 5 नंबर दे रहा हूं इस यूनिट को, चैप्टर 1 यूनिट 1। और आज की बोहनी किया जाए बेटा, शुरुआत किया जाए। आज तो हम लोगों ने खाली बातें ही किया आपके साथ, आज कुछ बेसिक बनाया जाए तब
आगे बात बनेगी। दोस्तों 2 पार्ट में 3 पार्ट में चैप्टर को बांट लीजिए। अब देखो इसमें ना इंडेमनिटी टॉपिक है, ये बड़ा ही बेकार सा आपके लॉ मेकर ने लिखा है। मतलब होता ना एकदम छूट गया हो या लॉ लिखते लिखते आप थक गए हो तो आखिरी में लिख दिया है, कुछ ऐसा ही लगता है। इंडेमनिटी में ज्यादा आपको नहीं बताया गया है, सिर्फ 2-3 चीजें हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यहां पे लगा दीजिए, एंड डिफिनीशन ऑफ इंडेमनिटी। ये आउटलाइन है बेटा, यूनिट आउटलाइन। हम लोग दोस्तों हमेशा आउटलाइन जरूर देते हैं बच्चों को। आज ही बताइए, अगर आपने थोड़ा भी इस लेक्चर को एंजॉय किया तो मैंने बताइए जीसीए तक पढ़ा दिया। यकीन मानिए अगर आप इतनी एनर्जी के साथ पढ़ें तो नवंबर में आप इंटर का भी एग्जाम दे सकते हैं ग्रुप का। कहो ना हाँ सर। भाई देखो जून चल रहा है, नहीं जून नहीं चल रहा, जुलाई चल रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 70-80% तो तुम्हारा सिलेबस खत्म ही कराएंगे, है ना बेटा। आप लोगों को हम लोग फरवरी में छोड़ देंगे यहां से, मतलब छोड़ने का मतलब कोर्स खत्म करा देंगे कि अपना मार्च, अप्रैल, मई, है ना, बैठ के पढ़ाई ही करो भाई घर पे और टेस्ट खाली देने आओ। डिफिनीशन ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन बताओ 1-2 का 4, है ना बेटा। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा खुश होकर समझना है। 124 किसको डिफाइन करता है? इंडेमनिटी को। और इंडेमनिटी तो हमारे बच्चे बताने के लिए तैयार हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ये एक पीली किताब है, लाल किताब नहीं। कौन सी? पीली किताब। आप दूर से तो क्या दिख नहीं रहा होगा, क्या लिखा है? इंडियन। ये ना 60-65 रुपए की किताब आती है, बड़ी प्यारी सी है। और आप जब सीए बनेंगे सर, और हम लोग जब अपना ऑफिस खोलेंगे कभी फ्यूचर में, बोलो ना यस। तो दोस्तों ये सारे जो सीए लोग क्या होता है ना, बियर एक्ट सजा सजा के रखता है। देखो ये सारे लॉ हमने पढ़ा है, और क्लाइंट आ जाए तो एकदम मोटा वाला बियर एक्ट खोल के बैठ जाता है। हाँ, क्लाइंट बोला सर क्या करे, बोला तुम्हारे केस का जवाब ढूंढ रहा हूं। बोला ये थोड़ा पढ़ो ना, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूं। बोला सर आप फी बताइए कितना है, फी बताइए सर। ये पढ़ना होता तो मैं सीए ही कर लिया होता। सही बता रहा हूं दोस्तों, आपको बताना है बेटा। जानते हैं दोस्तों, आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। आप जितनी भी प्रोफेशंस हैं उसमें आप सबसे ज्यादा लेबोरियस हैं। सर आप अभी एग्जाम दिए और हम लोग फिर पकड़ लिया आपको कि नहीं बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों आप लोग इतने प्यारे बात मान लेते हैं हम लोगों की। तो दोस्तों आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी सीखना है अपनी सर्विसेज को। सर्विस इंटेंजिबल है तो लगना भी तो चाहिए कि हमने अच्छी सर्विसेज दी है। ये कैसे लगेगा? जब आप उसको थोड़ा सा क्या करें, टेंजिबल बनाएं। और मैं ये कह रहा था कि ये किताब आप सबके लिए अपने स्टडी के लिए जरूरी है। 60-65-70 रुपए की एक बुक आती है। और भी एक आधा डायरेक्ट बताऊंगा जब जरूरत होगी, लेकिन अभी आपको 15-20 दिन इससे बड़ा हेल्प मिल सकता है। और कुछ बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इंडिया कोड करके एक एक्ट आता है, बेयर एक्ट का मतलब साइट है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूं। इंडिया कोड INDI, जितने भी एक्ट चाहिए अपडेटेड बेटा, एकदम अपडेटेड, वहां से मिल जाएगा। तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ताकि आपको मेरी बातों के अलावा सप्लीमेंट करने के लिए कुछ और बातें भी हो। टॉपर्स की बुक तो मस्ट है, क्योंकि मैंने बोला कि ये ट्रायल या अर्ली बर्ड मैं तो नहीं बोलूंगा, हमारे लिए तो ये आपको रेगुलर क्लास है और मेरा व्यवहार भी वैसा ही रहेगा दोस्तों। तो ये जरूर खरीद लीजिएगा जब आपके पास सहूलियत हो 2-4 दिन में, है ना जी दोस्तों। बाकी इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका क्या यूज होगा, आप लोग जब खरीद लीजिएगा ना तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको भी बताऊंगा कि इसका क्या यूज कराएंगे। दोस्तों एक और बताइए, डिफिनीशन के बाद क्या पढ़ना है? फीचर्स। किसका? बेटा इसको मैं COI लिख देता हूं, आप समझ ही जाएंगे। COI का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं। यहां पे रेलिवेंट होकर बताइए COI का मतलब क्या है? यस यस यस, सब लोग बताइए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके गाइज। और उसके बाद आपको पढ़ना है सेकेंड पार्ट पे राइट्स ऑफ, इस सब का कोई सेक्शन नहीं है बेटा। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अभी ये इंडेमनिटी होल्डर कौन है अभी बताता हूं, परेशान ना हो। कितने बच्चों को हमारे पुरानी बातें याद है? ऑफर में 2 लोग थे, ऑफरर और ऑफरी। याद है क्या?
फिर ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता था तो प्रॉमिस हो जाता था, बोलो ना, और ऑफर का नाम प्रोमीजर हो जाता था और ऑफरी का नाम प्रोमिजी। यहां तक दिमाग में है? ओके, अब सुनना बेटा, हमारे इंडेमनिटी चैप्टर में जो आज हम लोग लिख के पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे व्यू दे रहा था, व्यू देने के बाद ही मैं लिखाऊंगा। बेटा हमेशा आपको जो टेलीग्राम पे नोट्स मैंने दिया उसको जरूर पढ़ के आइएगा, उसमें मैंने सक्सेस के कुछ छोटे छोटे टिप्स दिए हैं। मैं अभी यहां बताना उचित नहीं समझता, वो आप सेल्फ स्टडी के लिए है। आप उसको, है ना, 2-3 पन्ने का है शुरू में, शुरुआती नोट से पहले। दोस्तों उसको बाद में हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोग मेहनत करना सीखें। दोस्तों इंडेमनिटी में 2 लोग होता है, जैसे उसमें होता था ऑफर में ऑफरर एंड ऑफरी, प्रोमीजर एंड प्रोमिजी। यहां पे है प्रोमीजर का नाम समझो ना, एडवांस है, ये स्पेशल एक्ट है, तो प्रोमीजर का नाम भी स्पेशल हो जाएगा। उसका नाम हो जाएगा इंडेमनीफायर। बोलो तो कौन सा? फ्लावर नहीं, क्या? फायर। यस यस यस, फ्लावर समझे भाई लोग। आइए, इंडेमनिटी होल्डर। और सुनो, प्रोमीजर का नाम इंडेमनीफायर और प्रोमिजी का नाम होगा इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड, IED। खैर यहां पे लिख लो थोड़ी देर के लिए भी, तुम लोग क्या लिखोगे? प्रोमिजी। प्रोमिजी समझते हो? हाँ, वचन ग्रहीता। अभी इतना हिंदी तो नहीं आएगा, बट चलो कोई नहीं, प्रोमिजी। और इसके नीचे सेक्शन लिखो 125। किसका बताना जरा दोस्तों, आज तो इंडेमनिटी चालू होगा, आज इसी को पढ़ाना है अभी। लेकिन सर थोड़ा सा आप लोग बताते तो अच्छा लगता। यहां पे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलग तरह का टॉपिक। इसमें भी 2 टॉपिक है, अगर दिल से पढ़े आप। इस यूनिट में भी 2 पार्ट्स है। इंडेमनिटी वाला पार्ट मात्र 2 सेक्शन। बताइए, इससे छोटा तो कोई सेक्शन टॉपिक ही नहीं होता है। 124 और 125। लेकिन आप झुंझला जाएंगे बेटा कि फुल नॉलेज नहीं हुआ, क्योंकि लॉ मेकर ने बहुत बेकार तरीके से इंडेमनिटी कंसेप्ट को हैंडल किया। क्या पता वही गारंटी के लिए लाखों सेक्शन खर्च कर देगा, और इंडेमनिटी बेचारे को कितना सेक्शन दिया? 2। अब मेरी मजबूरी क्या है कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, वो भी गलत हो जाएगा। हमें तो पहले अपने कोर्स को और अपने चीजों को समेटना है, एक्स्ट्रा पढ़ने से भी बहुत फायदा नहीं है। पहला टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों आपका? टू द पॉइंट, जितना हो सकता है पहले उतने कर ले। ओके गाइज, आगे हमारे पास भाई बहनों एक नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी हटाइए, गारंटी लिखिए। ग्रेच्युटी मुंह से गलत निकल गया, वो आपको बोला था ना लेबर लॉ, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। जी 125 से आगे बढ़ना, 126 जरा बताना। इंडेमनिटी डिफाइंड अंडर 1-2 का 4, और ये कहां पे? 1-2-6 गारंटी। सर गारंटी के बाद आपको गारंटी की बहुत सारी बातें, फीचर्स ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी में फीचर्स के लिए जो सेक्शन खराब होते हैं वो है 127। अभी इतना तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप प्लीज लिख लीजिए, है ना। आगे सब आएगा, आपके कोर्स में आएगा धीरे धीरे। 142, 143, ये सारे सेक्शंस आएंगे। आपको सर आप कैसे याद करते हो? दोस्तों मैं रोज यही काम करता हूं, ठीक है बेटा। अभी आपको 1:45 में छोड़ूंगा और भागते भागते बेटा फिर दूसरे बिल्डिंग में जाऊंगा, वहां भी सेम तो नहीं, लेकिन दूसरे चैप्टर चल रहे होंगे लॉ का ही। तो दोस्तों हम लोग को इसलिए याद हो जाता, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा ना बेटा, मेरा अनुभव अब आपका अनुभव है। सर बताइए, और कुछ याद हो ना हो आज की क्लास से, 124 किसको डिफाइन करता है? पक्का ना? वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर चेक बाउंस हो जाए तो हम जो चेक जिसने दिया है उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, किस सेक्शन में जाएंगे? 138। समझ में आता है क्या? है ना। वो मेल और फीमेल वाला मैंने बताया था, उसका एक सेक्शन 13 है। कौन सा है बेटा? सेक्शन 13। किसका? GCA का। खैर बताऊंगा धीरे धीरे, ये सब आपको भी याद हो जाएगा। मैं आपको पिछले बैच हमारी अब खत्म होने वाली, उनमें से एक आधा बच्चों को लाऊंगा आपके क्लास में आपसे मिलवाने, कि उन्होंने वो उनका भी एग्जाम हुआ नहीं है ना, वो आपको बता देंगे कि वो कैसे याद किए हैं। फीचर्स ऑफ क्या लिखा आपने? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। संकल्प करिए बेटा कि हमें तो करना ही है। सर दोस्तों गारंटी में मेन हीरो जो होता है, जरा बताना, सब लोग भूल गए कि याद है?
गारंटी के कितने पार्टीज बताए थे? 3। राजीव सिंह गया था लोन मांगने पीएनबी में, याद है क्या? और मुझे लोन दे दिया था बैंक ने। क्या मजाक उड़ाया था? मुंह देखा है अपना? हमने कहा भाई मुंह देखने से क्या होता है बताओ? बोला नहीं भाई हम तुम्हें देंगे नहीं। तो हम बेटा किसको बुला के ले गए? भगवान सर को। याद आया क्या? तो बेटा गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में से तो है 3 किरदार, लेकिन तीनों किरदारों में से कैरेक्टर में से जो सुपर हीरो या जो मेन कह सकते हैं कैरेक्टर है, उसका नाम है श्योरिटी या गारंटर। क्या नाम है उसका? गारंटर। तो यहां पे लिखिए, पूरा खेल इसमें यही है, नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ। खाली गारंटर ही पढ़ाएगा टीचर, बार बार पढ़ाएगा, पहले तो तीनों, फिर कह अरे बस श्योरिटी पर। बेटा गारंटर का दूसरा नाम बता दो यार, क्या नाम है इसका? श्योरिटी का दूसरा सिंपल नाम बताओ। हाँ, फेवर डेटर। और तीसरा वाला बताओ बेटा, अभी जो पढ़ा रहा था गारंटर। सिंपल शब्दों में श्योरिटी में अगर दिक्कत हो रही है तो क्या बोलते बेटा? गारंटर। ग्रेट गाइस। सेक्शन बता देना कौन सा है? 120। अभी तो आप लिख लो, बाद में बताऊंगा सब सेक्शन। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको पढ़ाना है डिस्चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। आपने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो था फाउंडेशन में, बोल दीजिए ना। वो डेथ होने पे भी तो पर्सनल स्किल्स वाला था। हाँ, याद आ रहा है क्या? तो अब सब चीजें बेटा रिपीट ही होना है, बट थोड़ा सा उसमें एडवांस लेवल पे आ जाइए। अब हम लोग बेटा पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं या श्योरिटी को? श्योरिटी को गारंटर करे, गारंटर तू निकल ले, है ना, तुम्हारी अब लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज के बहुत सेक्शंस है, मैं लिखवाने बैठूं तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर भी 133 से लेकर रफली 139 141 ये लगातार है। 133 139 141 ये कुछ रेंज है सेक्शंस के जो इस टॉपिक्स की बात करता है। और देखो बेटा लायबिलिटी हो गई श्योरिटी की, तो थोड़ा सा श्योरिटी का क्या होना चाहिए? राइट्स भी होना चाहिए। दोस्तों ये हमारे आउटलाइन है। अब क्या होता है कि इधर नोट्स बेटा रफ हेयर का कुछ नहीं, आज तो पहली क्लास है, अगली क्लास से मैं आप सभी बच्चों का नोट चेक करूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों से मैं मंगवाऊंगा। कैसे मंगवाऊंगा? उनसे बोलूंगा व्हाट्सएप भेजो अपने नोट्स का, है ना, टेलीग्राम पे कि आपने क्या बनाया, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा मॉनिटर करते रहना है। जी बेटा, तो सभी बच्चों को 200 पेज तो कम से कम चाहिए भाई। तो अगर हम 500 पेज का खरीद लें, ठीक की हो, एक ही बार में अपना काम तमाम हो जाए। कितना लिखवाना लिखवाते रहो। दोस्तों इधर हम लोग ना कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं, यानी इस यूनिट में हो सकता है 10-12 कंसेप्ट आपको पढ़ाने हैं। अब इन्हीं को कंसेप्ट 1, अब बताइए कंसेप्ट 1 अब आपको गेस नहीं करना, अब सभी टीचर यहीं से उठाएगा। बोलो बेटा। विटनेस, तो बेटा हाँ वही ना, विटनेस ही जो आप बोल रहे हैं वही विटनेस समझिए ना, सिंपल विटनेस, गवाह। सर गवाह तो सिर्फ व्यक्ति को पहचानने का काम करता है, उनकी ऑथेंटिकेशन। जैसे रेंट एग्रीमेंट है बेटा, रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक किराएदार के अलावा 2 किसका साइन होता है? विटनेस। तो ये इसका मतलब ये थोड़े है कि आप किराएदार भाग गया, रेंट नहीं दिया तो विटनेस से वसूलेंगे। विटनेस कहता है कि इसमें जो फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये जो सिग्नेचर है वो जेन्युइन है। गारंटर तो मॉनेटरी ऑब्लिगेशन की बात करता है। ठीक है, समझ में आया बात? बेटा इनके सवाल का जवाब आप भी देते तो अच्छा लगता, क्योंकि ये सवाल एक का नहीं है, सबका है। बताएं गारंटी और विटनेस ही भाई कह रहा है, या विटनेस का क्या मतलब को रिलेशन है? कोई को रिलेशन बताइए। विटनेस तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया जा सकता है। विटनेस बेसिकली है ना, व्यक्ति जो साइन कर रहा है उसको पहचानता है कि हाँ इनका नाम जो है मैं, या इसमें जो कंटेंट्स है वो फ्री कंसेंट से बने हैं कि नहीं, कोर्ट उनको बुला सकता है। लेकिन कल को कोई डिफॉल्ट हो तो विटनेस को तो थप्पड़ लगाया नहीं जा सकता, लेकिन किसको थप्पड़ लगाया जा सकता? गारंटर। गारंटर बेटा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट करवाएगा। जी जी, अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आज गारंटी नहीं हो पाएगा। आज तो हम लोग बड़ी आसानी से कम इंडेमिटी को थोड़ा बहुत शुरुआत कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, आपको तो सब आता है, बहुत सारा कर लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 1,
मीनिंग, definition and characteristics of yes guys, meaning, definition and characteristics of किसका मीनिंग? ऑफ contract of indemnity. प्लीज ध्यान दें, यहां पे सेक्शन बता दीजिए। सेक्शन तो आपको कम से कम 1 2 का 4 और कुछ याद होना, एक सेक्शन तो हमारे बच्चे को पूरा याद है। मीनिंग, डिफिनीशन। तो दोस्तों ध्यान दें, ये पहले कैसे काम करता है जरा इसको समझते हैं। आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट देखते हो ना, हर कॉन्ट्रैक्ट के भीतर एक्सप्रेसली हो या ना हो, हर कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, हर जनरल कॉन्ट्रैक्ट के भीतर इंप्लाइड रूप से, बेटा इंप्लाइड रूप से ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, जिसको टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैंने कहा 4 महीने में कोर्स खत्म कर दूंगा, नहीं हुआ तो क्या? फिर आपको ओवर स्टे करना होगा दिल्ली में। सपोज आप बाहर से आए हैं तो बोलिए यस या नो। अब ओवर स्टे करेंगे दिल्ली में तो आपको हॉस्टल और पीजी का या जो भी खाने और फूडिंग और लॉजिंग का खर्चा होगा, वो सारे खर्चे बेटा कोचिंग क्लासेस को बियर करना पड़ सकता है। अगर आपको आता हो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बताइए? इंडेमनिटी का। ये गजब का कंसेप्ट है दोस्तों। इंडेमनिटी हर जगह है, लेकिन आपको बस मैं चाहता हूं कि आप खुद से इसको डिस्कवर करें कि कैसे ये हर जगह है। दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं बेसिक टर्म पे। मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी। अभी कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया, बताओ बेटा इंडेमनिटी का जो रूट वर्ड है वो है इंडेमनीफाई, और इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, वही क्षति की पूर्ति करना। किसकी पूर्ति करना? क्षति की, लॉस की पूर्ति करना। लॉस या जो सफरिंग्स हैं, फाइनेंशियल लॉस है। तो ये तो बेसिक है, और बेसिक में हमारे है ना बेटा। अभी ये बच्चे हमारे कुछ पुराने भी हैं इसमें। अरे वाह, इनका तो हमको नाम भी याद होगा, तिया। अरे वाह। और हमारे तिनानी भाई एक पुराने हैं, और बच्चों के चेहरे एकदम फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा, अमित तिनानी। अच्छा, कौन है? हाँ, अच्छा ऑनलाइन में। नहीं, आपका नाम याद हो गया है, मुदित। अरे तुम्हारा भी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। नकुल भाई इधर देखिए आप। हाँ, आपका ध्यान किधर है? टॉपिक इधर है। हाँ बेटा, चलो। इंडेमनिटी टू कंपनसेट द लॉस ऑफ अदर पर्सन। अपने लॉस की कंपनसेशन तो आप ही बियर करेंगे, लेकिन यहां पे आप दूसरे व्यक्ति के लॉस की कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। दोस्तों बताइए, एक छोटा सा पॉइंट है। मान लीजिए कि मैं पहले पढ़ाता नहीं था, समझने के लिए। ऐसे तो मैं पढ़ाता ही हूं, मैंने कभी जॉब किया ही नहीं बेटा, है ना। 2004 से टॉपर्स में ही पढ़ा रहा हूं। जब मैं सीएस भी नहीं था, सीए तो मैंने बाद में किया। कंपनी सेक्रेटरी भी मैंने करने से पहले से इनके यहां पढ़ा रहा था। खैर दोस्तों, एक चीज बताइए, जो हकीकत उसको हटाइए, कल्पना करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि मैं जॉब करता हूं कहीं पे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मुझे पर मंथ 2 लाख रुपए मिलता है। रफली मेरी पूरी साल की कमाई क्या हो गई? 24 लाख। अभी एक दिन भगवान सर से मैं पढ़ा हूं, उन्होंने मुझे बुला के बोला, अरे राजीव भाई क्या हो रहा है आजकल? हमने बोला सर जॉब चल रही है मस्त, हर महीने के अंत तक कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। जीने को और क्या चाहिए, है ना। 2 में मतलब कुछ खर्च होता है, कुछ सेविंग कर लेते हैं। भगवान से बोला बस यही हो गया ना, तुम कैलिबर वाले व्यक्ति थे, तुम नौकरी छोड़ो और टॉपर्स में पढ़ाने का काम करो, है ना। कि मतलब तुम्हें तो मैंने बहुत देखा है, बहुत तारीफ करने लगे कि भाई आप आ जाओ इधर। हमने बोला सर आप तो जाएंगे, लेकिन अगर मान लो वहां पे अगर हमारी जो कमीशन है या अर्निंग है वो नहीं बनी 24 लाख रुपए तो क्या होगा? बोला बस इसकी बात है। हमने बोला सर आने में दिक्कत है मुझे, मैं जॉब छोड़ नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
तुम यहां पे आओ, मैं प्रोमिस करता हूं। बताइए भगवान सर यहां पे क्या करेंगे? प्रॉमिस। सोचिए आप लोग भगवान सर, तो आप लोग मुझे क्या बोलेंगे कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको टॉपर से एनुअल कितने लाख कम से कम कमाऊंगा? 24। वो बोले कि तुमको ज्यादा कमाऊंगा बेटे, मुझे कह रहे हैं। लेकिन हमने कहा कम हो गया था, किसी में साल में 16 लाख हुए तो हमारे तो नेट कितने लाख का नुकसान हो गया? 8 लाख। तो बोले मैं तेरे हर लॉस को क्या करूंगा? कंपनसेट। हर लॉस को नहीं, देखो हर लॉस तो कोई नहीं कर सकता, मतलब ये जो नौकरी छोड़ने से चलते जो लॉस हो रहा है। बताइए इस एग्जाम्पल में है ना बेटा, प्रोमीजर कौन है? BLS। BLS मतलब भगवान लाल सर, और प्रोमीजी RS मतलब राजीव सर है। अब आप मुझे बताइए कितने लोग मुझे बताएंगे वो जो एक तो पढ़ाने का हमारा इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही हुआ, इन्होंने एक लिख कर बोल दिया कि मैं तुम्हें 24 लाख कमवा दूंगा और कम कमवाया तो मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा। क्या मेरे और भगवान सर के बीच में या टॉपर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या इंडेमनिटी का? इंडेमनिटी का। अगर मुझे 1 भी रुपये का 24 लाख से कम होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार माना जाएगा? भगवान सर। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। अगर भगवान सर कहेंगे कि बेटा आपको 10 घंटा काम करना है और मैं कहना मैं 10 घंटा नहीं कर सकता, मैं 5 घंटा ही करूंगा, तो दोस्तों आपको आपके आगे की क्लासेस में बताऊंगा, तब भगवान सर की भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बात तो माननी पड़ेगी। तो दोस्तों इसकी डिफिनीशन बड़ा कठिन है, आप इसको जरा प्रयास कीजिएगा समझिए। तो सिंपल मीनिंग है टू कंपनसेट द लॉस ऑफ अदर पर्सन या टू मेक गुड द लॉस ऑफ अदर पर्सन, दूसरे के लॉस को अच्छा कर देना, ठीक कर देना, है ना। यही होता है इंडेमनिटी का बेसिक मीनिंग। और यहां लिखिए डिफिनीशन। आपको इतना तो पता है, और नहीं पता तो एक बार मुझे बता दीजिए, मुझे कंफर्म हो जाएगा। मीनिंग इंडेमनिटी, मीनिंग और डिफिनीशन एक होता है या अलग होता है? डिफिनीशन सेक्शन वाला है, बहुत ज्यादा उसमें आप छेड़छाड़, अरे बोलो ना। और मीनिंग सेक्शन वाला है या जनरल अंडरस्टैंडिंग, ताकि इंसान कनेक्ट हो सके। पता तो चलना चाहिए, बाद में तो याद करने का आएगा। ऐसे इसकी परिभाषा आप लिखते लिखते ही याद भी हो जाएगा। डिफिनीशन ऑफ क्या लिखा आपने? इंडेमनिटी। बस बेटा आज मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, आज इस डिफिनीशन को पढ़ाऊंगा। एक लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया था, ये 50-60 रुपये आप लोग अपने ऊपर आज इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा, आज कल परसों जब भी आपके पास हो, और जरूर इसको लाइएगा क्लास में। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव मैं करा सकता हूं। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ये मत सोचिए कि बेरेट खरीदवा दिया तो बोला पढ़ लेना इससे। उसको मैं आपको यूज करना भी सिखाऊंगा आपको रोज की क्लास में, कि देख बेटा इसको ऐसे यूज करो। दोस्तों इसकी डिफिनीशन लिखिएगा, थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे, तोड़ तोड़ के। इट इज अ कंट्रैक्ट, अच्छा मतलब कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी कंट्रैक्ट ही है। चलो बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता। सर अब ये भी कंट्रैक्ट ही है तो इसमें भी वही सब बातें होनी चाहिए। फ्री कंसेंट बोलो, लॉफुल पर्पस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वही जनरल कॉन्ट्रैक्ट जैसी ही बातें आने वाली है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, अब थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा। सर एक पर्सन दूसरे को 10 केजी चावल 3 महीने बाद डिलीवर करने का प्रोमिस करता है इसमें, या कुछ और प्रोमिस करता है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? क्या यहां पे चावल गेहूं डिलीवर करने का, पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट है या लॉस? सब लोग बोले नहीं थे उस समय, एक बार बोला करिए। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन प्रोमिसेस। बेटा जी ये लॉ है, ऐसे ही गंदा लिखता है, वन पर्सन प्रोमिसेस, खुल के लिख देते हैं। बाय विच इंडेमनीफायर, बोलो बेटा। अब लिखो बाय विच वन पर्सन प्रोमिसेस। अब जब ब्रैकेट लगा देना इस तरह से टीचर डिफिनीशन में, तो मानकर चलना लॉ में लिखा हुआ नहीं है। जो भी मैं डायरेक्ट से थोड़ा हटूंगा ना, तो वहां पे मैं ऐसे आपको निशान बता दूंगा पहले ही, नोन एज। अभी लिखना मत, अभी सब बच्चा ऑनलाइन वाला भी जवाब देगा ना, अभी लिखना मत कोई भी। नोन एज, तुम्हें पता है मन में राइमिंग हो रही कि यहां पे क्या लिखना है, बट लिखना मत। नो, बाय विच वन पर्सन प्रोमिसेस टू सेव अदर पर्सन, नोन एज। अदर पर्सन का भी नाम आ रहा है, दिमाग में आ रहा है?
हाँ, बस दिमाग में ही आना चाहिए, जबान पे नहीं आना चाहिए, जब पूछा जाए तब। यस गाइस, by which one person promises to save another या save other person from, किससे? From loss. Okay? Cause to other person. अब लॉस के बहुत कारण हो सकते हैं बेटा मैं यहां पे किसके चलते प्रेजेंट हूं, अपनी इच्छा से या अपने जॉब की रिक्वायरमेंट के? नहीं, अपनी इच्छा से भी कर सकते, लेकिन अभी तो मैं ऑफिशियल ड्यूटी पे हूं। यानी क्या बताएं दोस्तों, यहां पे मान लीजिए सीढ़ियों से उतरते समय कुछ मान लो मैं चोट लग जाती है, गिर जाता हूं दोस्तों, यहां पे अगर मुझे कुछ लॉस हो जाता है तो उन सारे लॉसों की भरपाई कौन करेगा? टॉपर्स। लेकिन मैं बेटा मेरी 6 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है, 6:30 तक मेरी आखिरी क्लास होती है, उसके बाद जनरली हम लोग फ्री हो जाते हैं। अब 6:30 के बाद मैं बेटा घर जा रहा था या कहीं क्लब में जा रहा था, कहीं भी जा रहा था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अब बताइए उसके लिए भी टॉपर्स रिस्पॉन्सिबल है? नहीं तो आप बार बार जो बोले ना लॉस की क्षतिपूर्ति, तो कौन सी लॉस? लॉस का कारण बहुत कुछ हो सकता है, बताएं दोस्तों। कॉज्ड बाय टू अदर पर्सन बाय द, इसको खाली लिख लेना, conduct of promiser himself. Conduct of promiser himself. Conduct means behavior, action, or conduct of कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, स्ट्रेंजर। यहां पे थर्ड पर्सन का मतलब स्ट्रेंजर है। अब मुझे इस डिफिनीशन को यहीं पे रोकना है, आपसे मैं सिर्फ ये 2 ब्लैंक था उससे भरवाऊंगा, और एक आधा रिक्वेस्ट है आपको, आज आपके बारे में भी पता करूंगा मैं आने वाली क्लासेस में। 1-2 रिक्वेस्ट है कि टाइम को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक आप सब लोग है ना बिफोर टाइम नहीं होंगे सर, सफलता नहीं मिलेगी। एक रूल बना लीजिए दोस्तों, टाइम को वैल्यू देना सीखिए। मुझे लगता है और भी बहुत सारी कमियां होगी, सब अपने आप दूर हो जाएगा। ये खाली 2 लाइन का जवाब दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा बेटा। यहां पे बताइए क्या? हाँ थोड़ा सा, हाँ इन, अरे दूसरे कलर से लिखूं मैं, इंडेमनी। ऑनलाइन वाले बुक की फोटो भेज दीजिए ग्रुप में, अच्छा भी भेजता। इंडेमनीफायर, वाओ सर, इसका और भी एक आधा नाम बता सकते हैं? हाँ, प्रोमाइजर, हम लोग प्रोमीजर बोलते हैं, बाकी थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इंडेमनीफायर, प्रोमाइजर या हम लोग प्रोमीजर बोलते हैं, और ऑफरर भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑफर तो बहुत शुरुआती हो गया। और भाई लोग इधर बताओ, हाँ इंडेमनीफाइड भी हो सकता है, और इंडेमनिटी होल्डर। ग्रेट गाइज, होल्डर मतलब इसको राइट होल्ड करता है, कंपनसेट करवाएगा। ओके, इसी का दूसरा नाम भी क्या है बेटा? प्रोविजन। हाँ यस बेटा। अब आपका काम क्या है? इस डिफिनीशन पे R&D करना, रिसर्च एंड क्या करना? डेवलपमेंट। दोस्तों मैं अपने बारे में आपको अब बता के ही जाऊंगा। दोस्तों मेरा नाम बेटे राजीव सिंह है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। और हमने भी बेटा CS जो भी कोर्सेस होता है वो कर रखा है, और बहुत साल से आप सभी बच्चों को CA इंटर लेवल पे हम लोग सेवा कर रहे हैं। और आप लोगों के बेटर कनेक्शन के लिए, बेटर कनेक्टिविटी के लिए, जैसे कोई डाउट्स हो, कुछ समस्याएं हो जो आप क्लास में नहीं पूछ पाए हैं, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रेफरली 6 बजे के बाद ही आप मतलब मैसेज तो कभी भी कर दो, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो कि सर ये समझा दो, एक बार समझ में नहीं आया। तो आप हमेशा बेटा, हम लोग रात में बेटा 11 साढ़े 11 तक भी आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 6 साढ़े 6 तक इधर ही रह जाते हैं। आप लोग भी क्लासेस चालू हो जाएगी तो इस पे आप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। फुल ऑफ एनर्जी आपके बैच में है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग के जीवन का पार्ट हम लोग बनने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें टाइम का जरा ध्यान रखें, 11:45 का मतलब थोड़ा पहले, न कि बाद में।
ओके गाइज, चलिए बाय बाय दोस्तों।